हेलो स्टूडेंट। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, उससे पहले आप मेरे बारे में जान लें। मेरे पास 8 वर्षों के टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों और शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर तथा सामान्य अध्ययन का सेक्शन पढ़ाता हूँ। मैंने यूपीएससी का 2 बार इंटरव्यू दिया है, बीपीएससी के मैंने 3 बार इंटरव्यू दिए हैं और आरपीएससी के मैंने 1 बार इंटरव्यू दिया है। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि क्लास से संबंधित जो भी पीडीएफ होती है, क्लास की टाइम टेबल होती है, उससे संबंधित सूचना और पेपर कटिंग आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या-क्या बेनिफिट मिलता है? तो सबसे पहले आपको इसमें डेली लाइव क्लास मिलता है और इस लाइव क्लास में आप अपने टीचर के साथ चैट करके क्लास से संबंधित जो भी क्वेरी होती है, डाउट होती है, आप उसको ऑन टाइम क्लियर कर लेते हैं। दूसरा, इसमें आपको लाइव टेस्ट और क्विज़ मिलता है और इस लाइव टेस्ट और क्विज़ में आपको अपने प्रिपरेशन को समझने का अवसर मिलता है और साथ ही उस प्रिपरेशन और टेस्ट के दौरान आपको एक विश्लेषणात्मक सेशन दिया जाता है, जिसमें आपको यह बताया जाता है कि आप पीटी के प्रश्नों को कैसे हल करें और मुख्य परीक्षा में आंसर कैसे लिखें, आंसर फॉर्मेटिंग कैसे करें, इसके बारे में बताया जाता है। तीसरा, आपको एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति होती है जिसमें आपको पीटी का सिलेबस और मेंस का सिलेबस एक निर्धारित समय में करा दिया जाता है। और चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, देश के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं और अनअकैडमी के द्वारा यूपीएससी के लिए चलाए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्सेज जो यूपीएससी के पीटी एग्जाम से संबंधित है, जो मेंस से संबंधित है और जो इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। अर्थात अनअकैडमी के एक सब्सक्रिप्शन से आप मल्टी बेनिफिट को प्राप्त करते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो अनअकैडमी का ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यूपीएससी में जो ऑप्शनल पेपर शामिल है, लगभग सभी अनअकैडमी के द्वारा शुरुआत की गई, जिसमें मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री टीच करता हूं, तो आप इसका सब्सक्रिप्शन लेकर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी के जीएस का 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है और दूसरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है, ये 49,500 रुपया है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तब 12 मंथ का जो प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है, ये 44,550 में आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार 24 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन 72,000 रुपये का है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, तब 24 मंथ का प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है, ये 69,500 रुपया है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तब 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है आइकॉनिक, वो आपको 62,550 में प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसका सब्सक्रिप्शन फीस 1,07,000 रुपया है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पाएंगे। तब 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है आप 96,300 में प्राप्त कर जाएंगे। आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलता क्या है, तो इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलता है, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलता है। ये चारों चीज़ें आपको जो प्लस कोर्स है उसमें और आइकॉनिक दोनों में मिलता है। लेकिन आइकॉनिक में आपको जो एक्स्ट्रा मिलता है वो मिलता है पर्सनल कोच, डेली मेंस का क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक। इसमें जो पर्सनल कोच और डेली क्वेश्चन आंसर राइटिंग कराया जाता है, ये यूपीएससी के सफलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें ताकि आपको एक पर्सनल कोच और उनके दिशा निर्देशन में तैयारी करने का अवसर मिले। के साथ ही आप यूपीएससी के लिए अलग से ऑप्शनल पेपर का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें 12 मंथ के ऑप्शनल पेपर का जो सब्सक्रिप्शन फीस है, ये 27,500 रुपया है।
लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको यहाँ भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तब 12 मंथ के ऑप्शनल पेपर का जो सब्सक्रिप्शन है आपको 24,750 में प्राप्त हो जाएगा। आप अनअकैडमी के 1 या 2 वर्षों का प्लस कोर्स का या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें, ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन लें और मेरे साथ आप प्लस कोर्स में जुड़े जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऑप्शनल पेपर और सामान्य अध्ययन के सेक्शन में मैं आपका मार्गदर्शन करूँगा। तो सभी का स्वागत है। और जैसे कि हम लोग प्रांतीय सल्तनत काल के समाप्ति के बाद हम लोग प्रांतीय जो राजवंश, खासकर अभी जो उत्तर भारत के राजवंश हैं उसमें हम लोग क्लास कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो सेक्शन पर चर्चा किया था थोड़ा सा उसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा ताकि आप क्लास से जुड़ जाए। तो पिछले क्लास में हमने 3 प्रांतीय राज्य के बारे में ज़िक्र किया था, जिसमें एक मेवाड़ का था, दूसरा हमने गुजरात के बारे में ज़िक्र किया था, तीसरा मालवा के बारे में भी ज़िक्र किया था। इन 3 राज्यों के जो राजनीतिक इतिहास और इनकी जो सांस्कृतिक कंट्रीब्यूशन रहे मध्यकालीन भारत के इतिहास में, इस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और साथ ही मैंने आपको यह भी बताया था कि किस प्रकार से ये मध्यकालीन भारत के जो राज्य हैं, उत्पन्न हुए थे, उसका 3-4 कारण बताया था। तो आज जिस मध्यकालीन भारतीय राज्य पर हम लोग क्षेत्रीय राज्य पर चर्चा करने जा रहे हैं उसमें एक कश्मीर शामिल होगा, दूसरा इसमें जौनपुर शामिल होगा, तीसरा बंगाल शामिल होगा और गजपति वंश जो उड़ीसा का है, कुछ छोटे छोटे वंश जो है उसको हम लोग आज कवर कर लेंगे। दक्षिण भारत के जो बहमनी और विजयनगर है इसको हम लोग अलग कवर करेंगे, यानी अगले वीडियो में इस पर चर्चा होगी। तो आज चर्चा के केंद्र बिंदु में कश्मीर रहेगा, जौनपुर रहेगा, बंगाल रहेगा, उड़ीसा का राजवंश रहेगा, कुछ सिंध का जो शासन क्षेत्र था उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और कल असम में भी कुछ कुछ क्षेत्र बताया था उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो एक बार क्या है कि इन सभी क्षेत्रीय राज्यों के लोकेशन को हम लोग देख लेते हैं, फिर हम धीरे धीरे आपको आगे लेकर बढ़ जाएंगे। तो इन क्षेत्रों में क्या है कि इस क्षेत्र में उस समय कश्मीर का राज्य था और कश्मीर का राज्य जो था कैसे अस्तित्व में आया था, किस तरीके से, इस पर हम लोग जिक्र करेंगे। यहाँ पर गंगा डेल्टा से लेके इस पूरे क्षेत्र में क्या हो जाएगा, बंगाल के सुल्तानों का राज्य था, बंगाल का राज्य था। और बंगाल से ही सटा हुआ असम के क्षेत्र में यहाँ पर एक और राज्य था जिसको हम लोग कामता का राज्य कहते हैं, कामता राज्य। और कामता राज्य के पूर्व में भारत म्यांमार की सीमा पर एक और राज्य था जिसको हम लोग अहोम राज्य के नाम से जानते हैं। और फिर यहाँ पर बनारस पूर्वी यानी बिहार की सीमा से लेके और पश्चिमी यूपी तक का जो एक राज्य था जिसको हम लोग जौनपुर राज्य कहते हैं, यहाँ पर एक जौनपुर राज्य था। जौनपुर राज्य से हम लोग जाएंगे तो गंगा डेल्टा से लेके कृष्णा डेल्टा तक का जो ये जो क्षेत्र था यहाँ पर उड़ीसा के राजवंशों का शासन था, जिसमें हम लोग देखेंगे एक गंग राजवंश आता है और एक गजपति राजवंश आता है। इन क्षेत्रों में जब क्लास होगी तो यहाँ पर एक बहमनी साम्राज्य था और बहमनी के दक्षिण में यहाँ पर एक विजयनगर साम्राज्य था। ये जो एरिया हुआ करता था ये मालवा के शासक का था जिसके बारे में कल हम लोगों ने जिक्र किया था। यहाँ पर गुजरात के शासक हुआ करते थे और यहाँ पर राजस्थान में कई रियासत, लेकिन एक प्रमुख जो मेवाड़ का राज्य था वो था। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास दिल्ली के सुल्तानों का राज्य था। यहाँ पर एक सिंध का राज्य हो जाएगा जिसका इतिहास हमें काफी पहले से मिलता है। तो इस तरीके से हमें राज्य दिखाई देता है। तो आज चर्चा के क्रम में जैसे मैंने पहले ही कहा कि कश्मीर रहेगा, जौनपुर रहेगा, बंगाल रहेगा, ये जो छोटे-छोटे कामतापुर अहोम राज्य हैं वो उड़ीसा का राज्य रहेगा और जो सिंध का राज्य रहेगा ये। इसमें चर्चा के केंद्र बिंदु में 3 राज्य कश्मीर, जौनपुर और बंगाल। तो शुरुआत हम लोग इसमें जौनपुर राज्य से करेंगे और जौनपुर राज्य के बारे में हम लोग को जानना है। देखिए जो बेसिकली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर आपने देख लिया है कि इस लोकेशन में कि यहाँ पर क्या है कि जौनपुर का राज्य है और जौनपुर का जो राज्य है इस राज्य की सीमा जो है दो प्रमुख राज्यों से मिलती है। इसके पूर्व में एक राज्य है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बंगाल का राज्य, यह भी इस्लामिक राज्य, जौनपुर भी इस्लामिक राज्य। और इससे सटा हुआ दिल्ली सुल्तानों का राज्य था जिसमें यहाँ पर हम सैयद वंश और लोधी वंश का शासनकाल देखते हैं। तो जौनपुर राज्य का जो इतिहास है और इसकी जो स्थापना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ के शासक को देख लेते हैं, फिर कुछ प्रमुख शासक जो होंगे उनके बारे में। सबसे पहले यहाँ का जो शासक है उसका नाम है मलिक
सरवर इसका नाम है और इसी के द्वारा जौनपुर राज्य की स्थापना की गई थी। मलिक सरवर के बाद जो यहाँ का एक शासक बनता है जिसका नाम है मुबारक शाह कहते हैं। मुबारक शाह शासक बनता है। मुबारक शाह के बाद प्रमुख शासकों में एक इब्राहिम शाह सरकी है और इब्राहिम शाह सरकी का जो शासन काल है वह जौनपुर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बिंदु है। फिर एक जो शासक है वह महमूद शाह का शासन काल आता है। महमूद शाह महमूद शाह के शासन काल के बाद यहाँ पर हुसैन शाह का शासन काल आता है। हुसैन शाह सरकी कहते हैं इनको। हुसैन शाह का शासन काल आता है। तो ये प्रमुख शासक है, हालांकि इस बीच में कुछ छोटे छोटे शासक भी हुए हैं, लेकिन ये प्रमुख शासक है जौनपुर में। तो जौनपुर राज्य की जो स्थापना हुई थी, बेसिकली जौनपुर शहर की स्थापना तो एक तरीके से देखेंगे तो तुगलक वंश के समय में हुई थी, लेकिन जौनपुर राज्य की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1394 ईस्वी में की गई थी। 1394 ईस्वी में की थी और 1394 ईस्वी में ये मलिक सरवर के द्वारा किया गया था और इसे मलिक उस सर्क की उपाधि प्राप्त थी। इसको तुगलक शासकों के द्वारा मलिक उस सर्क की उपाधि प्राप्त थी, इसलिए इसके द्वारा जो स्थापित वंश है जौनपुर में वो क्या कहलाया, यहाँ पे सर्की वंश के नाम से जाना गया। इसलिए इन शासकों के वंश में जो है सो हमें सर्की नाम दिखाई देता है। मुबारक शाह सर्की, हुसैन शाह सर्की, इब्राहिम शाह सर्की, महमूद शाह सर्की, इस तरीके से हमें नाम दिखाई देता है। तो इसका स्थापना हुआ था, तो इसका अर्थ है कि जौनपुर शहर या जौनपुर राज्य की जो तरीके से स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी वो तुगलक वंश के समय में हुई थी और तुगलक शासक कौन हो जाएंगे, नासिरुद्दीन महमूद के समय हो जाएगा। 1394 में हुआ था, इसे मलिक उस सर की उपाधि प्राप्त थी और इसीलिए इसके द्वारा स्थापित वंश को हम लोग क्या कहते हैं, सरकी वंश कहते हैं। फिर इसके बाद एक संक्षिप्त शासन काल जो आता है वो होता है मुबारक शाह का आता है। तो मुबारक शाह जो है सो यह सुल्तान की उपाधि धारण करता है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक है। सुल्तान की उपाधि धारण करता है सल्तनत काल में और न केवल जौनपुर सल्तनत के इतिहास में सुल्तान की उपाधि धारण करता है, बल्कि यह जुम्मे का जो नवाज होता है, तो जुन्ने जुम्मे के नवाज में अपना खुतबा पढ़वाता है। तो इसका अर्थ है कि जो एक विधिवत रूप से शासन करने की परंपरा थी मध्यकाल में कि आप सुल्तान की टाइटल एज्यूम कर रहे हैं, जुम्मे के नवाज में अपना खुतबा में अपना नाम पढ़वा रहे हैं, तो ये एक तरीके से संप्रभु शासक की निशानी थी, वह इब्राहिम शाह के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। और ये मुबारक शाह के द्वारा, मुबारक शाह के बाद जो शासक बनता है वह कौन सा है, इब्राहिम शाह है। तो इब्राहिम शाह जो था यह मुबारक शाह का भाई था। मुबारक शाह का भाई था, शासक बना जो था मुबारक शाह का भाई। और मुबारक शाह का भाई था, उसने सिराज ए हिंद की उपाधि धारण की थी। जो इब्राहिम शाह था इसकी उपाधि जो थी सिराज ए हिंद की उपाधि धारण की थी। तो सिराज जौनपुर को वैसे पूर्व का सिराज कहा जाता था क्योंकि वहां पर विद्वानों और कवियों को संरक्षण प्राप्त था और विद्वानों और कवियों के संरक्षण प्राप्त होने के कारण एक बौद्धिक केंद्र के रूप में विकसित हो चुका था, इसलिए जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर मुबारक शाह का ना इब्राहिम शाह सरकी के साथ हम देखते हैं कि सिराज हिंद की टाइटल धारण करता है और इसके समय में सबसे एक महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है जौनपुर के इतिहास में वह यह है जौनपुर के प्रसिद्ध अटाला मस्जिद। ये कई बार एग्जाम में आया है। जौनपुर के प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का जो निर्माण है ये इसी ने करवाया था। अटाला मस्जिद का निर्माण अभी भी आप जाएंगे जौनपुर में, ये अटाला मस्जिद जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। तो मुबारक शाह के समय में भी दो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि सुल्तान की उपाधि और जुम्मे के नवाज अपना खुतबा यानी कि विधिवत शासन की शुरुआत, और इब्राहिम शाह जो है सो मुबारक शाह का भाई है, सिराज हिंद की टाइटल धारण करता है और फिर जौनपुर के अटाला मस्जिद का निर्माण करता है। फिर जो महमूद शाह है ये कोई खास इसके शासन काल में हमें जानकारी नहीं मिलती है। महमूद शाह जो था ये इब्राहिम शाह का पुत्र था। इब्राहिम शाह का ही पुत्र था, एक तरीके से ये याद रखेंगे। इसके बाद हुसैन शाह सरकी बनता है और हुसैन शाह सरकी जो है
अपने भाई की जो महमूद शाह है उसकी हत्या करके शासक बनता है। हुसैन शाह सर्की अपने भाई यानी कि महमूद शाह सर्की की हत्या करके महमूद शाह की हत्या करके शासन कर गद्दी पर बैठता है। तो इस तरीके से कभी-कभी जौनपुर के शासकों का क्रम देने के लिए एग्जाम में आ जाता है, तो आप इसको समझ लेंगे, याद रखेंगे कि मलिक सरवर प्रमुख शासक में, फिर मुबारक शाह है, इब्राहिम शाह है, महमूद शाह है, हुसैन शाह है और फिर हम देखते हैं कि कुछ छोटे-छोटे शासक भी इस बीच में हैं, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जो जौनपुर के जैसे मैंने पहले ही बताया कि जौनपुर जब राज्य स्थापित हुआ, तो जौनपुर के सुल्तानों का संघर्ष जो होता है बंगाल की तरफ से भी होता है और दिल्ली सुल्तानों से भी होता है। दिल्ली के सैयद शासकों से भी संघर्ष होता है और दिल्ली के लोधी शासकों से भी होता है। जो मैं सैयद और लोधी वंश जो सल्तनत काल में आपको बताया था, उसमें मैं इसका ज़िक्र कर चुका था, इसलिए मैं अभी इस संघर्ष की ज़िक्र नहीं करूँगा। लेकिन जौनपुर राज्य के साथ जो दूसरी प्रमुख विशेषता थी, वह यहाँ के सांस्कृतिक जीवन में हमें दिखाई देता है। तो जौनपुर राज्य में एक इस सेक्शन को लिख लेंगे, जौनपुर राज्य में सांस्कृतिक प्रगति। जौनपुर राज्य में सांस्कृतिक प्रगति और सांस्कृतिक प्रगति का अर्थ है कि यहाँ पर जो सामाजिक जीवन के क्षेत्र में, जो धार्मिक जीवन के क्षेत्र में, जो कला और स्थापत्य के क्षेत्र में प्रगति हुई थी, उसके बारे में आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये याद रखेंगे कि जौनपुर के शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। इसका अर्थ ये हुआ सहिष्णुता की नीति की मंदिर तोड़ने की कई बहुत बड़े पैमाने पर घटनाएं हुई और हिंदुओं को भी बेहतर समाज में स्थान, प्रशासन में स्थान प्राप्त था। फिर जौनपुर के शासकों ने जौनपुर को उत्तर भारत के सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया। जैसे मैंने पहले भी कहा कि पूर्व का सिराज कहा जाता है, सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया और इस सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होने के कारण ही जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। इस शहर को पूर्व का सिराज के नाम से जाना जाता है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि किस सिटी को पूर्व के सिराज के नाम से जाना जाता है। यहाँ के शासकों के समय में फारसी भाषा के साथ-साथ यहाँ के शासकों के समय में फारसी भाषा के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषा और साहित्य का भी विकास हुआ है। इनके समय में क्षेत्रीय भाषा और साहित्य का विकास हुआ, क्षेत्रीय भाषा और साहित्य का विकास हुआ और जौनपुर राज्य में ही जो है मलिक मुहम्मद जैसी हुए, मलिक मुहम्मद जैसी हुए और मलिक मुहम्मद जैसी को संरक्षण प्राप्त था और इन्होंने एक प्रमुख ग्रंथ लिखी जो पद्मावत के नाम से जाना जाता है। इसी पद्मावत ग्रंथ में जो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जिक्र है कि किस तरीके से उसने अभियान किया था और किस तरीके से राजपूत रानियों ने जौहर किया था, जिस पर बॉलीवुड में एक मूवी भी बना था। तो सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया था और यहाँ का जो जौनपुर का जो स्थापत्य है, कई स्थापत्य का यहाँ पर निर्माण किया गया है, आगे भी इसकी जिक्र होगी। लेकिन यहाँ के स्थापत्य की जो कुछ मूलभूत विशेषता है, वह मूलभूत विशेषता क्या है? तो यहाँ के स्थापत्य में मीनारों का प्रयोग नहीं किया गया है। मीनारों का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो स्थापत्य का विकास हुआ, उसमें मीनारों का बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ। इसका अर्थ ये है कि जौनपुर के शासकों ने एक स्वतंत्र स्थापत्य की शैली का विकास किया। हालांकि कुछ सल्तनत कालीन कला का प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन कुछ इसमें अपने इंडिपेंडेंट स्थापत्य की विशेषता भी हमें दिखाई देती है। तो मीनारों का प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरा, इसमें सलामी दीवारों का प्रयोग किया गया है। ये जो सलामी दीवारों का प्रयोग किया गया है, ये तुगलक कालीन स्थापत्य की विशेषता है। सलामी दीवारों का प्रयोग किया गया है, तो ये याद रखेंगे। तीसरा जो इसके स्थापत्य की विशेषता है कि इसमें राजसी दरवाजों का प्रयोग किया गया है। राजसी दरवाजों का प्रयोग यानी कि इसका अर्थ ये हो गया कि ऊंचे ऊंचे बड़े सिंह द्वार जिसको आप कहते हैं, उसका प्रयोग किया गया। अर्थात जौनपुर के स्थापत्य में ऊंचे ऊंचे सिंह द्वार
का प्रयोग किया गया है, जिसको हम लोग प्रवेश द्वार भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार कहते हैं। इसका भी प्रयोग किया गया है। और फिर इसमें विशालकाय मेहराबों का प्रयोग किया गया है। विशालकाय मेहराबों का प्रयोग किया गया। तो ये मेहराब का भी सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर प्रचलन था। इसका अर्थ है कि जौनपुर के शासकों ने कुछ इंडिपेंडेंट शैली भी बनाई और कुछ उसमें सल्तनत कालीन चीजों को, यानी एक मिश्रित कला का रूप इन्होंने दिया था। तो ये पॉइंट, पांचों पॉइंट याद रखेंगे। और जौनपुर के बारे में अभी जो आपने अध्ययन किया है, राजनीतिक जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप सांस्कृतिक जीवन के इन पॉइंटों को याद रखेंगे। तो आपको मेंस में भी यदि कभी लिखने के लिए आ सकता है कि क्षेत्रीय स्थापत्य के बारे में हमें बताइए कि मध्यकालीन भारत में जो क्षेत्रीय स्थापत्य या क्षेत्रीय संस्कृति का विकास हुआ, तो उसमें जौनपुर का आप जिक्र करेंगे। ये यदि आपको 8 पॉइंट याद रहेगा कि धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया, जिसके कारण इसे पूर्व का सिराज कहा जाता है। फारसी भाषा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा और साहित्य का उन्नयन हुआ। मलिक मुहम्मद जैसी को संरक्षण प्राप्त है, जिसने इतिहास प्रसिद्ध पद्मावत को लिखा। और स्थापत्य के क्षेत्र में इस तरीके से मीनारों का प्रयोग नहीं है, सलामी दीवारों का प्रयोग है, राजसी दीवार अर्थात ऊंचे ऊंचे सिंह द्वार का, प्रवेश द्वार का प्रयोग है, और मेहराबों का प्रयोग है। तो इसको याद रखेंगे। और ये जो पॉइंट मैंने बताया है, ये तो यूपीएससी के पीटी में एज इट इज पॉइंट वाइज आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन जौनपुर स्थापत्य की विशेषता है या नहीं। तो यही 5 लाइन आ सकता है और फिर आपको सही गलत इसमें से चूज करने के लिए कहा जाएगा। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये जौनपुर स्थापत्य और जौनपुर के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाया। अब जो सल्तनत काल का या मध्यकालीन भारत में जो दूसरा प्रमुख राज्य आज चर्चा के केंद्र बिंदु में होगा, वह है कश्मीर का राज्य। और कश्मीर का जो राज्य है, तो कश्मीर का जो इतिहास है, हमें बड़े पैमाने पर मिलता है। सबसे पहले कश्मीर का यदि हम लोग इतिहास की जिक्र करेंगे थोड़ा सा, तो कश्मीर की चर्चा हमें अशोक के समय से ही मिलती है। अशोक के समय से कश्मीर की चर्चा मिलती है। और अशोक के समय के बाद हो सकता है कि ये कुषाणों के अधीन रहा हो, क्योंकि कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत कश्मीर का क्षेत्र आता था, कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत। और कुषाणों के पतन के बाद और गुप्त सत्ता के आने तक और गुप्तों तक हमें उन क्षेत्र में किसी खास बड़े साम्राज्य की जानकारी, राज्य की जानकारी कश्मीर के क्षेत्र में प्राप्त नहीं होता है। हाँ, लेकिन जो पूर्व मध्यकाल का समय है, वहां पर हमें कई राजवंश दिखाई देता है। जब तुर्की आक्रमण के समय यहाँ पर कई राजवंश दिखाई देता है, जिसमें आपको लौहर वंश है, कारकोट वंश है, कई सारे राजवंश दिखाई देते हैं। लेकिन अभी जो हमारे केंद्र बिंदु में है कश्मीर का इतिहास, तो बेसिकली हम लोग अभी जो कश्मीर का इतिहास करेंगे, वो मध्यकाल में जो कश्मीर का इतिहास है वो। तो मध्यकाल में जो कश्मीर का इतिहास है, यहाँ पर कश्मीर का राज्य हो जाएगा आज के समय में भी और उस समय भी। तो जाहिर सी बात है कि ये जो कश्मीर का राज्य है, अपने भौगोलिक परिस्थिति के कारण क्या है कि सल्तनत से लगभग यह अलग ही रहा था। सभी को याद होगा कि किसी भी सल्तनत के शासक ने कश्मीर तक अभियान नहीं किया था। हिमाचल प्रदेश तक सल्तनत के शासकों ने अभियान किए थे। कई शासकों ने नागरकोट तक अभियान किया था। फिरोज शाह तुगलक के समय में कुराचील का, सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कुराचील का अभियान होता है, जो हिमाचल प्रदेश में था। लेकिन किसी भी शासक का हमें कश्मीर तक पहुंचने की जानकारी नहीं मिलती है। शायद इसका कारण यही था कि अपने दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, पहुंच की कठिनाई, और 3 कारण याद रखेंगे जो इसके विलगाव का कारण था। कि एक तो यहाँ का जो भूगोल है, वह इसे सल्तनत से अलग रखा। भूगोल जो है, तो भूगोल कैसा है कि काफी दुर्गम भौगोलिक इलाका है। आज भी यहाँ पर दुर्गम स्थिति है। तो आप मध्यकाल में अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से रहा होगा। तो एक दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण। दूसरा क्या है कि इन क्षेत्रों से लेकर दिल्ली सल्तनत तक संचार साधन की कमी के कारण, संचार साधन की कमी के कारण। और तीसरा दिल्ली से दूरी के कारण, दिल्ली से दूरी के कारण ये जो है सो लगभग दिल्ली सल्तनत से अलग थलग रहा। और यहाँ पर बड़े पैमाने पर दिल्ली के शासकों ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। लगभग 14वीं शताब्दी के प्रथम दशक में 1301 ईस्वी में, इसलिए मैंने कहा कि हम लोग मध्यकालीन भारत में हैं। लगभग 1301 ईस्वी में सुहादेव नामक एक
व्यक्ति के द्वारा, सुहादेव नामक एक व्यक्ति के द्वारा कश्मीर में एक हिंदू राजवंश की स्थापना की गई। कश्मीर में एक हिंदू राजवंश की स्थापना की गई थी। सुहादेव के द्वारा 1301 में कश्मीर में एक हिंदू राजवंश की स्थापना की गई थी। लेकिन यहाँ पर हिंदू राजवंश बहुत लंबे समय तक नहीं चला। कुछ ही समय के बाद यहाँ पर मंगोल का आक्रमण होता है उत्तर से, और मंगोल के आक्रमण के बाद यहाँ पर जो राजनीतिक उथल-पुथल की स्थिति होती है, उसमें एक मंगोल नायक के द्वारा यहाँ पर इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना या इस्लामिक राज्य की स्थापना की जाती है। सबसे पहले ये 3 पॉइंट याद रखेंगे, दिल्ली सल्तनत से क्यों ये अलग-थलग रहा है, या पूरे मध्यकाल में हम लोग देखेंगे। और फिर इसका इतिहास सबसे प्राचीन कहाँ तक जाता है, अशोक के समय से जाता है, वहां से कंटिन्यू है, क्योंकि पूर्व मध्यकाल में राजतरंगिणी है और वहां पर 4 वंश के बारे में जिक्र मिलता है। फिर कुछ गैप मिलता है, लेकिन फिर 14वीं शताब्दी के प्रथम दशक में सुहादेव के द्वारा यहाँ पर एक हिंदू राजवंश की स्थापना की जाती है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कश्मीर में कौन-कौन से शासक हुए, और कुछ जो महत्वपूर्ण शासक हैं उसके बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे कि किसके समय में क्या-क्या घटनाएं घटित हुई थी। तो सबसे पहले यहाँ का जो एक शासक हो जाएंगे, सुहादेव शासक हो जाएंगे। जैसे कि अभी बताया, सुहादेव के बाद जो यहाँ के शासक बनते हैं उनका नाम है रिंचन, नाम है रिंचन शासक बनता है। ये कौन है आगे आ जाएगा। रिंचन के शासक के बाद बनने के बाद यहाँ पर एक शासक बनते हैं जिसका नाम है उदयन देव, नाम है उदयन देव शासक बनते हैं। उदयन देव के शासक बनने के बाद यहाँ पर कुछ दिन के लिए कोटा रानी का शासन होता है। कोटा रानी कौन है ये भी आगे आ जाएगा, कोटा रानी का शासन। कोटा रानी के शासन के बाद यहाँ पर शाह मीर का शासन होता है, शाह मीर का। और शाह मीर के शासन के बाद जो है, सो यहाँ पर एक शासक आते हैं जिनका नाम है जमशेद है, जमशेद का शासन काल आता है। जमशेद के शासन काल के बाद यहाँ पर अलाउद्दीन का शासन काल आता है। अलाउद्दीन के शासन के बाद यहाँ पर एक और शासक आता है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन के शासन के बाद यहाँ पर एक प्रसिद्ध शासक जिसका नाम है सिकंदर शाह, सिकंदर सिकंदर शाह का शासन काल आता है। और सिकंदर शाह के शासन काल के बाद यहाँ पर एक अली शाह का शासन काल आता है। और अली शाह के शासन काल के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर कश्मीर के इतिहास में और भारतीय इतिहास में भी इतिहास से प्रसिद्ध है, एक शासक आते हैं जिनका नाम है जैनुल आबिदीन, जैनुल आबिदीन। तो इतना हमें शासक वंश का अभी 3 नाम है, इतना हमें शासक मिलता है। तो सबसे पहले सुहादेव, फिर रिंचन, फिर उदयनदेव, फिर कोटा रानी, फिर शाहमीर, फिर जमशेद, फिर अलाउद्दीन, फिर कुतुबुद्दीन, फिर सिकंदर शाह, और फिर उसके बाद अली शाह। और अली शाह के बाद जो है सो यहाँ पर जैनुल आबिदीन का शासन काल आता है। देखिए यहाँ पर जानने योग्य 2 ही शासक है, एक सिकंदर शाह का शासन काल है जिसके काल में कुछ ऐसी चीजें हुई, धर्मांध नीति कह सकते हैं, इसलिए यह प्रसिद्ध है। और दूसरा इतिहास प्रसिद्ध जैनुल आबिदीन का शासन काल है जिसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी, और इसलिए उसने कई सारे काम किए और इतिहास प्रसिद्ध शासक के रूप में जाने जाते हैं। और कश्मीर के लोग तो इन्हें बडशाह के नाम से कहते हैं, और बडशाह का अर्थ होता है महान शासक। तो सबसे पहले सुहादेव के द्वारा यहाँ पर एक हिंदू राज्य की स्थापना की जाती है। कब की जाती है, जो मैंने आपको बताया कि 1301 ईस्वी में कश्मीर के इतिहास में यहाँ पर सुहादेव के द्वारा कश्मीर में एक हिंदू राजवंश की स्थापना की जाती है, हिंदू राजवंश की। लेकिन इसी समय क्या होता है कि पश्चिमी तिब्बत के एक सरदार जिसने ये रिंचन जो है पश्चिमी तिब्बत, यहाँ पर क्या होता है कि इस समय शाहमीर के शासन काल में ही क्या होता है कि एक मंगोल नायक दलूचा का आक्रमण होता है, मंगोल नायक दलूचा का आक्रमण होता है। और मंगोल नायक दलूचा का जो आक्रमण होता है, दलूचा, यह आक्रमण होता है 1320 ईस्वी में। और 1320 ईस्वी में यहाँ जो मंगोल नायक दलूचा का आक्रमण होता है, इसी अराजक परिस्थिति का लाभ उठा के
पश्चिमी तिब्बत के एक सरदार जो है जिनका नाम है रिंचन, यह पश्चिमी तिब्बत का सरदार था। इस पश्चिमी तिब्बत के सरदार ने क्या सुहादेव से उसका राज्य छीन लिया और पश्चिमी तिब्बत के सरदार ने सुहादेव से उसका राज्य छीन कर क्या किया कि अपनी सेवा में क्या किया, एक शाहमीर, ये जो रिंचन है पश्चिमी तिब्बत का एक सरदार, अपनी सेवा में एक शाहमीर नामक मुसलमान को रखा था, जो मंगोल ही था। शाहमीर नामक मुसलमान को अपनी सेवा में रखा और शाहमीर की योग्यता से रिंचन इतना प्रसन्न था कि रिंचन ने इसे अपने बच्चों का शिक्षक नियुक्त कर दिया था, अपने बच्चों का शिक्षक नियुक्त कर दिया था। ये जो शाहमीर आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, जो 1, 2, 3, 4, 5वें क्रम पर कश्मीर के इतिहास में यहाँ पर आपको शासक दिखाई दे रहा है, ये वही शाहमीर है जो रिंचन के शासन काल में प्रसिद्धि प्राप्त करता है और इसने अपनी योग्यता के बल पर यहाँ के जो रिंचन शासक थे इनको प्रसन्न करता है और फिर रिंचन अपने बच्चों का इसे क्या करता है, शिक्षक नियुक्त कर देता है। रिंचन के बाद यहाँ का जो शासक बनता है वो उदयन देव बनता है। इनके शासन काल में बहुत कुछ है नहीं, लेकिन इसके बाद उदयन देव की पत्नी जो है कोटा रानी शासक बनती है। उदयन देव की ये क्या है, पत्नी है और कोटा रानी शासक इसलिए बनती है क्योंकि इनके बच्चे अल्प वयस्क थे, यानी बच्चे थे और अल्प वयस्क होने के कारण प्रशासन की जो बागडोर थी इस समय कोटा रानी के हाथों में थी। तो कश्मीर के इतिहास में कई सारी मुस्लिम शासिकाएं मिलती है। आप जब पूर्व मध्य काल में जाएंगे तो उसमें भी हमें मिलता है कि रानी दिद्दा थी, वहां की एक कारकोट वंश की शासिका थी, तो रानी दिद्दा का शासन मिलता है और यहाँ पर आपको कोटा रानी का शासन मिलता है जो उदयन देव की पत्नी थी। तो उसके बाद लेकिन क्या होता है कि शाहमीर का शासन काल आता है। अब ये जो शाहमीर का शासन काल है, तो ये शाहमीर क्या करता है कि जो कोटा रानी है और उनके बच्चे हैं, इनको क्या करता है, ये कैद कर लेता है और कैद करके क्या करता है कि कश्मीर के राज्य पर यह अधिकार कर लेता है और शाहमीर के द्वारा ही कश्मीर में इस समय प्रथम मुस्लिम राजवंश की स्थापना की जाती है। प्रथम मुस्लिम राजवंश की स्थापना की जाती है। तो ये जो शाहमीर हो जाएंगे प्रथम कश्मीर के इतिहास में मुस्लिम राजवंश के संस्थापक हो जाएंगे। अभी तक कश्मीर हिंदुओं के हाथों से शासित होता रहा था यहाँ पर। तो ये क्या करते हैं कि कोटा रानी और उनके बच्चों को कैद कर लेते हैं और फिर राज्य पर अधिकार कर लेते हैं और आगे चलकर शाहमीर के द्वारा कोटा रानी से शादी भी कर लिया जाता है। कोटा रानी से शादी कर लेते हैं और विवाह करके जो शाहमीर है यह इंद्रकोट में एक जगह कश्मीर में, यह इंद्रकोट में क्या करता है, राज्य की स्थापना करता है। इंद्रकोट में राज्य की स्थापना करता है, पहले से था ही, यानी कि इंद्रकोट से अपना शासन ये चलाना शुरू करता है। तो शाहमीर कोटा रानी और उनके पुत्रों को कैद कर लेता है, प्रथम मुस्लिम राजवंश की स्थापना करता है, फिर लेटर काल में कोटा रानी से विवाह भी कर लेता है और इंद्रकोट में शाहमीर जो है अपनी राजधानी बनाकर वहां से कश्मीर पर शासन करना शुरू कर देता है। इसके बाद कुछ समय तक कश्मीर के इतिहास में हमें जमशेद का शासन काल दिखाई देता है और यह जमशेद जो है बेसिकली शाहमीर का ही पुत्र था। जमशेद शाहमीर का पुत्र था। उसके बाद कुछ समय के लिए जमशेद के बाद आप देखते हैं अलाउद्दीन का शासन काल है। फिर जो है सो अलाउद्दीन के शासन के बाद एक बीच में और छोटे शासक आते हैं, फिर कुतुबुद्दीन का शासन काल है और उसके बाद महत्वपूर्ण सिकंदर शाह का शासन काल है। तो सिकंदर शाह का जो शासन काल है कश्मीर के इतिहास में, और बीच में एक अली शाह, तो अली शाह का कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं, याद रखेंगे कि सिकंदर शाह का ही पुत्र था, लेकिन दो प्रमुख शासक जो सिकंदर शाह है और जो जैनुल आबदीन है इसके बारे में हमें जानने की जरूरत है। तो जो सिकंदर शाह है कश्मीर के इतिहास में, तो सिकंदर शाह जो है इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसने एक तरीके से धर्मांध नीति का अनुसरण किया था। सिकंदर शाह ने धर्मांध नीति का अनुसरण किया था और धर्मांध नीति के अनुसरण का अर्थ है
कि इसके समय में कश्मीर में क्या है कि बड़े पैमाने पर हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। बड़े पैमाने पर मंदिरों को तोड़ा गया। बड़े पैमाने पर मंदिर को इसने क्या किया? ध्वस्त किया, मंदिर को तोड़ा। मंदिर को तोड़ा और मूर्तियों को तोड़ने के कारण इसने बुत सिकन की उपाधि धारण की। बुत सिकन, मंदिर को तोड़ने वाला बुत सिकन की उपाधि धारण करी थी। फिर इन्होंने बड़े पैमाने पर हिंदुओं का धर्मांतरण भी करवाया। बड़े पैमाने पर हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया था, यानी कि हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म धारण करने के लिए मजबूर किया था। और ये सब काम जो इन्होंने किया था, इनके एक मंत्री हैं जिनका नाम था सुहा भट्ट। ये याद रखेंगे, कभी-कभी एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने जो इस तरह की नीति अपनाई थी, इनका सुझाव देने के लिए ये थे मंत्री सुहा भट्ट। इन्होंने ही इनको किया था। चूंकि इस तरह की नीति अपनाई थी, यहाँ के लोगों पर इन्होंने जजिया कर भी लगाया था। तो इस तरह के नीति का सुझाव दिया था किसने? मंत्री सुहा भट्ट ने। इनके बारे में एग्जाम में आता है कि इसकी धर्मांध नीति थी, बड़े पैमाने पर मंदिरों को तोड़ता है, मूर्तियों को तोड़ता है। इसके कारण इसने बुद्ध सिकन की उपाधि धारण की। हिंदुओं का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण भी करवाते हैं, यहाँ के लोगों पर जजिया कर भी हिंदुओं पर लगाते हैं। और यह जो काम या यह जो कदम सिकंदर शाह ने उठाया था, बेसिकली इनके मंत्री हैं एक जिनका नाम है सुहा भट्ट। सुहा भट्ट के कहने पर लगाया था, तो ये याद रखेंगे। लेकिन कश्मीर के इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण और इतिहास प्रसिद्ध शासक है, वो कौन सा है? जैसे मैंने पहले ही बताया कि वो है जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन। तो जो जैनुल आबिदीन का शासन काल है, वो कश्मीर के इतिहास में बड़ा ही महत्व, न केवल कश्मीर के इतिहास में बल्कि भारतीय इतिहास में भी जैनुल आबिदीन का जो है जो महत्वपूर्ण स्थान है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जैनुल आबिदीन के समय में या जैनुल आबिदीन को कश्मीर के इतिहास में सबसे महान शासक का दर्जा प्राप्त है। सबसे महान शासक का दर्जा प्राप्त है। और सबसे महान शासक का दर्जा प्राप्त है, बिल्कुल इनके कार्यों के कारण इनको यह दर्जा प्राप्त है। कश्मीर के लोग इन्हें बडशाह के नाम से पुकारते हैं, बडशाह। और बडशाह का अर्थ ही होता है महान शासक। बडशाह का अर्थ होता है महान शासक। तो चूंकि इनके जो कार्य और उपलब्धियां हैं, वो इन्हें महान बनाता है, इसलिए इन्हें कश्मीर के लोग क्या कहते हैं? बडशाह या महान शासक कहते हैं। इन्होंने धार्मिक क्षेत्र में सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। इन्होंने धार्मिक जीवन में, धार्मिक क्षेत्र में धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। और धार्मिक सहिष्णुता की जो नीति अपनाई थी, बिल्कुल इन्होंने सिकंदर शाह की नीति को पलट दिया। तो धार्मिक सहिष्णुता की नीति के तहत इन्होंने क्या-क्या कदम उठाया? तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि यहाँ के हिंदुओं पर जो जजिया कर लगाया गया था, जजिया कर को ये क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं। जजिया कर को समाप्त कर देते हैं, एक। दूसरा ये क्या करते हैं कि जो हिंदू कश्मीर छोड़कर भाग गए थे, तो हिंदुओं को पुनः कश्मीर वापस आने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। हिंदुओं को पुनः कश्मीर वापस आने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। कश्मीर वापस आने के लिए कि आप आइए यहाँ पे, कश्मीर वापस आने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। तीसरा ये काम क्या करते हैं? तो गो हत्या पर पाबंदी लगा देते हैं। गो हत्या पर पाबंदी लगा देते हैं। गो हत्या पर पाबंदी लगा देते हैं। चौथा इन्होंने क्या किया कि इनके समय में मंदिर तोड़ने की भी कोई घटना नहीं, मंदिर तोड़ने की कोई घटना नहीं, मंदिर तोड़ने की कोई घटना नहीं। और साथ ही इनके समय में हम क्या देखते हैं कि प्रशासन में हिंदुओं को भी स्थान दिया गया। प्रशासन में, बड़े-बड़े प्रशासनिक पदों पर प्रशासन में हिंदुओं को भी स्थान दिया गया। तो इस तरीके से धार्मिक सहिष्णुता की नीति और हिंदुओं की भावनाओं को ख्याल रखते हुए इन्होंने यहाँ पर सती प्रथा पर से प्रतिबंध हटा लिया था। सती प्रथा, यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि सती प्रथा पर से प्रतिबंध हटाते हैं। सती प्रथा पर से प्रतिबंध हटा लेते हैं। हिंदुओं की भावना को ख्याल रखते हुए उस पर से प्रतिबंध हटा लेते हैं।
आप देखे होंगे कि जो भारत में पुनर्जागरण का काल होता है, जब राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो वहां पर भी विलियम बेंटिक जब सती प्रथा के उन्मूलन के कानून को लेकर आते हैं, तो बहुत सारे लोग उसका विरोध करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये भारतीय समाज, भारतीय धर्म में अंग्रेजों के हस्तक्षेप करने का एक जरिया है। तो यहाँ पर भी संभवतः कुछ इसी तरीके के रहा होगा कि जब इस पर पाबंदी लगाई गई होगी, तो लोगों ने विरोध किया होगा और उनकी ही भावना का ख्याल रखते हुए जैनुल आबिदीन ने यहाँ पर क्या-क्या इस तरीके की चीजें की। तो पहला जो जैनुल आबिदीन की उपलब्धियां हैं, वो धार्मिक सहिष्णुता और धार्मिक सामाजिक जीवन के क्षेत्र में है। इन्होंने इस तरह की नीति अपनाई थी। एक दूसरा इन्होंने क्या किया था, प्रशासन के क्षेत्र में, जैसे पहले भी मैंने बताया कि प्रशासन में हिंदुओं को स्थान तो दिया ही था, लेकिन साथ ही इनके समय में प्रशासन के क्षेत्र में हम लिख सकते हैं कि इन्होंने चोरी और डकैती को प्रतिबंधित कर दिया। चोरी और डकैती पर रोक लगाया, और चोरी और डकैती पर रोक का अर्थ होता है कि इन्होंने कानून और व्यवस्था पर अधिक बल दिया। कानून व्यवस्था को बनाए रखने पर बल दिया था। फिर इन्होंने क्या किया, तो जो अतिरिक्त कर लिए जाते थे, कई सारे करों को हटा दिया। कई सारे करों को हटा दिया, जो जनता को उत्पीड़ित करने वाले कर थे, उन्होंने करों को हटा दिया था। तो ये इन्होंने प्रशासन में काम किया। और फिर जैसे मैंने पहले ही बताया था कि प्रशासन में इन्होंने हिंदुओं को भी स्थान दिया था, तो हिंदू को स्थान दिया था। दूसरा जो जैनुल आबदीन का कार्य है, वह किस क्षेत्र में है? एक प्रशासन के क्षेत्र में। पहला आप धार्मिक सहिष्णुता के क्षेत्र में देखिए। तीसरा जो जैनुल आबदीन का कार्य है, वह है कुछ साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में। तो साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में इन्होंने बड़े पैमाने पर साम्राज्य विस्तार तो नहीं किया, लेकिन इन्होंने उस समय के जो आज का तिब्बत का क्षेत्र हो जाएगा, कुछ इन्होंने बाल्टिस्तान का जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में साम्राज्य का विस्तार किया। बाल्टिस्तान के क्षेत्र में, बाल्टिस्तान के क्षेत्र में कश्मीर के राज्य का विस्तार किया। और उस समय जो ये बाल्टिस्तान है, इसको तिब्बत एक खुर्द कहा जाता था। ये नाम याद रखेंगे, बाल्टिस्तान को उस समय तिब्बत ए खुर्द के नाम से जाना जाता था। तो तिब्बत एक खुर्द और उसके आसपास के क्षेत्रों को ये जीतने का प्रयास करते हैं। तो जब जैनुल आबदीन की उपलब्धियों के बारे में आपको लिखना हो, तो इसी तरीके से आप लिखेंगे पॉइंट वाइज। धार्मिक क्षेत्र में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया, पहला, और इसके अंतर्गत इन पॉइंट के जिक्र कर देंगे। प्रशासन के दूसरा पॉइंट लिखेंगे, प्रशासन के क्षेत्र में उनके अंतर्गत इस 4 पॉइंट का जिक्र कर देंगे। तीसरा, साम्राज्य विस्तार के रूप में बाल्टिस्तान और कश्मीर के आसपास के क्षेत्र जो थे, पश्चिमी कश्मीर की ओर भी इन्होंने साम्राज्य के विस्तार करने का प्रयास किया था, यानी इधर की ओर। तो तीसरा पॉइंट साम्राज्य विस्तार वाला हो जाएगा। और चौथा पॉइंट जो इनके समय का हो जाएगा, जैनुल आबदीन के द्वारा कश्मीर के, यानी अपने राज्य के आर्थिक विकास के लिए भी काम किया जाता है। इनके द्वारा आर्थिक विकास के लिए भी कदम उठाए जाते हैं। तो इसके तहत ये क्या करते हैं, तो सबसे पहले जैनुल आबदीन के द्वारा कृषि के विकास के ऊपर ध्यान दिया जाता है। और कृषि के विकास के ऊपर जो ध्यान दिया जाता है, तो इसके तहत ये क्या करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कई सारे करों को माफ करते हैं, करों को माफ करते हैं। दूसरा, इनके समय में कई सारे नहर का निर्माण होता है, बांध का निर्माण कराया जाता है, पुल का निर्माण कराया जाता है। और इस नहर बांध के निर्माण के माध्यम से इन्होंने सिंचाई के साधन का विकास किया था, सिंचाई के साधनों का विकास, ताकि कृषि का कुछ विकास हो सके। तो सिंचाई के साधनों का विकास किया था। फिर दूसरा जो इन्होंने आर्थिक क्षेत्र में काम किया था, वह यह था कि इन्होंने कागज और जिल्द साजी की कला, कागज और जिल्द साजी की कला, जिल्दसाजी की कला को कश्मीर में प्रोत्साहन दिया। और न केवल कागज और जिल्दसाजी की कला को कश्मीर में प्रोत्साहन दिया, बल्कि अन्य कई भी कला, जैसे पत्थर तराशने की कला, पत्थर तराशने की कला को प्रोत्साहन दिया, पत्थर काटने की कला को प्रोत्साहन दिया। फिर इन्होंने यहाँ पर बोतलकारी की कला को प्रोत्साहन दिया, बोतलकारी की कला को प्रोत्साहन दिया। बोतलकारी के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने क्या किया
कि जो स्वर्णकारी होता है, स्वर्णकारी की कला को प्रोत्साहन दिया और स्वर्णकारी की कला के साथ-साथ आतिशबाजी कला को भी इन्होंने प्रोत्साहन दिया, आतिशबाजी कला। और फिर सबसे महत्वपूर्ण जो आज भी प्रसिद्ध है, कश्मीरी शॉल निर्माण कला को प्रोत्साहन दिया, जो आज भी हम लोग बाजारों में खरीदते हैं, कश्मीरी शॉल निर्माण कला को प्रोत्साहन दिया। तो इस तरीके से इन्होंने कश्मीर में कला और शिल्प जो व्यापार वाणिज्य है उसको प्रमोट करने के लिए शिल्प और उद्योग को बढ़ावा दिया। तो कागज और जल्दसाजी कला, पत्थर तराशने, पत्थर काटने, पत्थर पर पॉलिश करने, बोतलकारी, स्वर्णकारी, आतिशबाजी और कश्मीरी शॉल जो आज भी हमारे जनजीवन में हम लोग इसका यूज करते हैं, उसकी कला को इन्होंने प्रोत्साहन दिया था। तो इस तरीके से अपने राज्य की आर्थिक समृद्धि पर भी ये बल देते हैं। तो चौथा पॉइंट हो गया कि इन्होंने राज्य की आर्थिक समृद्धि पर भी बल दिया था। अब जो पांचवा पॉइंट आपको इनके काम में लेना है वह हो जाएगा कि सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या इनकी उपलब्धियां रही है। तो जैनुल आबदीन का सांस्कृतिक क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर हम लोग देखते हैं कि इनके सांस्कृतिक जीवन में भी बड़े पैमाने के कार्य रहे हैं। तो जैनुल आबदीन क्या है कि स्वयं उच्च कोटि के ये विद्वान थे, स्वयं उच्च कोटि के विद्वान थे, स्वयं उच्च कोटि के विद्वान थे। और ये जो जैनुल आबदीन स्वयं उच्च कोटि के विद्वान थे, ये कुतुब नाम से कविता लिखा करते। इनका जो कविता है वह कुतुब उपनाम से लिखा करते थे। कुतुब ये कभी-कभी एग्जाम में पूछ सकता है, कुतुब के उपनाम से ये कविता लिखा करते थे, कुतुब उपनाम से कविता लिखा करते थे। फिर इनके समय में इन्होंने कश्मीर में क्या किया था कि एक पुस्तकालय का निर्माण कराया था। पुस्तकालय, विद्या को प्रोत्साहन दिया, पुस्तकालय का निर्माण कराया। ना केवल पुस्तकालय का निर्माण कराया बल्कि इनके समय में राजतरंगिणी, इनके समय में राजतरंगिणी और महाभारत का फारसी अनुवाद कराया गया। राजतरंगिणी और महाभारत का फारसी अनुवाद इन्होंने कराया। महाभारत का फारसी अनुवाद कराया, तो इसको ध्यान में रखेंगे। राजतरंगिणी और महाभारत का ये फारसी अनुवाद कराते हैं। और जैनुल आबदीन कई भाषाओं के जानकार थे। जैनुल आबदीन कई भाषाओं के जानकार थे। इन्हें फारसी भाषा आती थी, इन्हें संस्कृत भाषा पर अपना एकाधिकार कर रखा था, संस्कृत भाषा के जानकार थे। ये तिब्बती भाषा भी जानते थे और तिब्बती भाषा के साथ-साथ ये कश्मीरी भाषा को भी जानते थे। यानी भाषा, कई भाषाओं के जानकार थे, ये याद रखेंगे। और इस तरीके से इन्होंने एक समृद्ध कश्मीर के निर्माण में योगदान दिया। और आर्किटेक्ट के क्षेत्र में भी इनका विशेष योगदान है कि वूलर झील, और वूलर झील में इन्होंने एक कृत्रिम द्वीप का निर्माण कराया। इसको आप मान लेंगे वूलर झील, और वूलर झील में कृत्रिम द्वीप, और इस कृत्रिम द्वीप के ऊपर इन्होंने अपना एक राजमहल बनाया जो जौना लंका के नाम से जाना जाता है, जौना लंका के नाम से। तो झील के मध्य में एक कृत्रिम द्वीप का निर्माण और उसके ऊपर राजमहल बनाना अपने आप में उसके आर्किटेक्ट को वर्णन करता है कि उस समय आर्किटेक्ट कला कितनी प्रगति पर चली गई थी। तो जैनुल आबदीन के बारे में आपको कितने सेक्शन के सहारे बताया? तो जैनुल आबदीन की सबसे पहले हमने आपको क्या बताया? धार्मिक नीति के बारे में बताया। दूसरा, जैनुल आबदीन के बारे में हमने आपको क्या बताया? तो इनकी जो प्रशासनिक नीति थी इसके बारे में बताया। तीसरा, जैनुल आबदीन के बारे में आपको क्या बताया? तो इनके जो साम्राज्य विस्तार की नीति थी उसके बारे में आपको बताया। चौथा, आपको इनके बारे में बताया कि राज्य के आर्थिक समृद्धि के लिए क्या-क्या उपाय करते हैं, उसके बारे में बताया। और पांचवा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सांस्कृतिक जीवन में जैनुल आबदीन ने क्या काम किए। जाहिर-सी बात है कि जब कोई शासक अपने राज्य, अपने प्रजा की समृद्धि और कल्याण के लिए इतना काम करेगा, तो ज़रूर वहाँ के लोग उनको क्या कहेंगे? बादशाह कहेंगे। तो इसलिए जैनुल आबदीन को कश्मीर के इतिहास में एक महान शासक का दर्जा प्राप्त है। कश्मीर के लोग उसे बादशाह कहते हैं। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, क्योंकि मध्यकाल में इसी तरह के काम अकबर ने किए थे। साम्राज्य के एकीकरण के काम किए थे, प्रशासनिक क्षेत्र में
जिस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं, अकबर ने इसे बहुत बड़े पैमाने पर लागू किया, धार्मिक जो क्षेत्र में उन्होंने भी इसी तरह की सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। तो इसलिए ज़ैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। और जिस तरह से मध्यकालीन भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की व्यवस्था को प्रोत्साहन किया था, उसी तरीके से कश्मीर में भी इन्होंने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया। इसलिए ज़ैनुल आबिदीन को कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है। तो कई नामों से ये जाने जाते हैं। तो इनसे इतिहास में पीटी में एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है, मेंस में तो नहीं। मेंस में यही आएगा कि कश्मीर का जब आप सांस्कृतिक चीजों के बारे में लिखेंगे कि मध्यकाल में क्षेत्रीय राज्य के अंतर्गत जो सांस्कृतिक प्रगति हुई, उसके बारे में जब आप लिखेंगे तब जैनुल आबदीन के समय में जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई गई थी वो, और जो सांस्कृतिक जीवन में इनके समय की उपलब्धियां रही है, आप उसको जिक्र करेंगे। तो मेंस के सेक्शन में भी आपके लिए फायदेमंद है, और पीटी में तो यहाँ से प्रश्न आता ही है। कश्मीर के इतिहास पर आएगा तो जब भी आएगा तो जैनुल आबदीन से ही आएगा, या फिर आपको सिकंदर शाह के बारे में जो 3-4 लाइन बताया उससे आपके पास आएगा। तो क्लियर है सभी का, ये ध्यान में रखना है। अब जो आज का तीसरा राजवंश है चर्चा में, जो प्रमुख राजवंश हो जाएगा, वह बंगाल का राजवंश हो जाएगा। तो बंगाल के राजवंश में भी हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या स्थिति है। अब नेक्स्ट जो उत्तर भारत के राज्य हैं वो कौन सा हो जाएगा? बंगाल हो जाएगा। तो बंगाल का जो राज्य हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा, एक तरीके से ये कौन सा हो जाएगा? बंगाल का। बंगाल राज्य की जो पश्चिमी सीमा थी, अभी हम लोगों ने जिक्र किया है कि यहीं पर कौन सा राज्य था? जौनपुर का राज्य था। और बंगाल राज्य में के पूर्व में इसकी सीमा जो मिलती थी वो किससे मिलती थी? कामतापुर राज्य से मिलती थी, कामतापुर राज्य से मिलती थी। और दक्षिण में बंगाल के शासकों की जो सीमा मिलती थी, जो उड़ीसा में राजवंश था, यहाँ के शासकों से मिलती थी। तो उड़ीसा में पहले गंग राजवंश का शासन काल था, और गंग राजवंश की समाप्ति के बाद जो है, यहाँ पर गजपति वंश का शासन आता है, गजपति वंश। तो प्रमुख रूप से गजपति वंश। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि बंगाल के शासकों का गंग और गजपति वंश से भी टकराव होता है, कामतापुर से भी टकराव होता है। और कामतापुर पर नियंत्रण करने के लिए कामतापुर के पूर्व में जो अहोम का राज्य था, अहोम से ये मैत्री संबंध स्थापित करते हैं इनके ऊपर दबाव डालने के लिए। और जौनपुर के शासकों के साथ भी टकराव और मैत्री दोनों प्रकार के संबंध होते रहते हैं, क्योंकि जब जौनपुर पर दिल्ली के सुल्तानों का दबाव बढ़ता था तो जौनपुर के शासक बंगाल के साथ मैत्री संबंध कर लेते थे, और जब दिल्ली के सुल्तानों का दबाव कम होता था तो ये भी विस्तार की नीति अपनाते थे। इसलिए इन राजवंशों के बीच, यानी कि बंगाल जौनपुर, बंगाल उड़ीसा के शासक और बंगाल कामतापुर के शासकों के बीच संघर्ष चलते रहता था। तो बंगाल जो है, ये आप ध्यान रखेंगे कि इसकी समृद्धि और प्रसिद्धि का कारण क्या था और किस तरीके की चीजें थी। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि बंगाल जो था सो मध्यकाल में भी एक समृद्ध प्रांत था, और बंगाल मध्यकाल में एक समृद्ध प्रांत था। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे समृद्ध प्रांत पर सभी की नजरें होती है। समृद्ध प्रांत क्यों था? तो आज भी भारत का एक प्रमुख कृषि उत्पादक राज्य है, और उस समय भी। तो यहाँ का मृदा क्या है? काफी उपजाऊ है, नवीन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। तो मृदा काफी उपजाऊ है, और जो मृदा काफी उपजाऊ है तो इसके कारण यहाँ पर क्या था कि यहाँ कृषि अच्छी होती थी। और जाहिर सी बात है, कृषि अच्छी हो तो कर उपहार आदि बटोर कर आप अपने राज्य को समृद्ध कर सकते हैं। तो कृषि अच्छी थी। चौथा क्या था कि यहाँ पर समुद्र तटीय राज्य होने के कारण क्या है कि यहाँ पर व्यापार वाणिज्य की काफी सुविधा थी। समुद्र तटीय राज्य, समुद्र की सीमा, और समुद्र तटीय राज्य होने के कारण इसका व्यापार होता था कहाँ से? तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ प्राचीन काल में भी हम लोगों ने देखा है, और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ इसका व्यापार चीन के साथ भी चलता था यहाँ के लोगों का, और फिर कुछ जो भूमध्य हिंद महासागर के द्वीपीय देश इनके साथ भी।
और यहाँ की छठा पॉइंट याद रखेंगे कि जलवायु जो है वो भी क्या है, काफी अनुकूल है। तो जलवायु अनुकूल है, व्यापार वाणिज्य के दृष्टिकोण से अनुकूल है, समुद्र तटीय राज्य है, कृषि अच्छी है, मृदा काफी उपजाऊ है, कुल मिलाकर एक समृद्ध प्रांत था। और ये बंगाल अभी ही नहीं समृद्ध प्रांत है, बल्कि बंगाल का इतिहास आप देखते हैं कि जब अंग्रेज आते हैं और अंग्रेजों के द्वारा जब इस पर कब्जा किया जाता है, उसके पीछे भी एक कारण यह था कि बंगाल का जो आर्थिक समृद्धि, उसका जो कृषि उत्पाद था, उसके जो व्यापार वाणिज्य थे, उसके जो हस्तशिल्प थे, उस पर अंग्रेजों की नजर थी। और जब आप देखते हैं कि प्लासी के बाद, बक्सर के बाद अंग्रेज बंगाल को जीतते हैं, और जीतने के बाद जब रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा यहाँ पर द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया जाता है, तो द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत वह बंगाल जो कभी हंसता खिलता बंगाल था, धीरे धीरे वह पतन की ओर जाने लगता है। यहाँ के कृषि पतन हो जाते हैं, यहाँ की दस्तकारी पतन हो जाती है, यहाँ के उद्योग पतन हो जाते हैं, यहाँ का शिल्प पतन हो जाता है। और फिर बंगाल एक तरीके से चोर डकैतों और ऐसे लोगों का क्षेत्र बन जाता है। तो उसी तरह की समृद्धि यहाँ भी थी। बंगाल हमेशा समृद्ध प्रांत के रूप में भारतीय इतिहास में रहा है। और जाहिर सी बात है कि जब इस तरह के किसी भी प्रांत की समृद्धि रहेगी, तो केंद्रीय सत्ता का ध्यान जो है इधर तो जाएगा ही, केंद्रीय सत्ता का ध्यान तो इधर जाएगा ही। तो दिल्ली के जो सुल्तान थे, उनका भी बरबस ध्यान बंगाल इसी कारण से खींचता था। हमने देखा है कि बंगाल में पूरा इतिहास मैंने आपको बताया, कैसे बख्तियार खिलजी, फिर कैसे अली मर्दान खां, उसके बाद किस तरीके से इल्तुतमिश के शासन काल में विद्रोह होता है, फिर बलबन के शासन काल में विद्रोह होता है, यानी कि लगभग विद्रोह की स्थिति हमें दिखाई देती है। लेकिन केंद्रीय सत्ता का तब भी बंगाल की ओर झुकाव जरूर रहता था, दिल्ली के सुल्तानों का, जिसके पीछे यही कारण है। ये आपके मेंस में काम आएगा। मेंस वाले पॉइंट है कि व्हाई बंगाल इज इम्पोर्टेंट इन मेडिवल इंडिया एंड ऑल्सो इन मॉडर्न इंडिया। आपको मैंने इसीलिए अंग्रेजों का उदाहरण दे दिया, रॉबर्ट क्लाइव से पहले का, रॉबर्ट क्लाइव के बाद क्या बंगाल की स्थिति होती है, तो आप इसको समझ पाएंगे। लेकिन बंगाल का क्या था कि दिल्ली सल्तनत से जो काफी दूरी थी, इस दूरी का लाभ यहाँ के प्रांतपति उठाते थे, दूरी का लाभ। तो सबसे पहला पॉइंट तो मेंस वाला ये भी याद रखेंगे कि इतना समृद्ध प्रांत है, लेकिन दिल्ली से जो बंगाल की दूरी, और दूसरा जो उस समय संचार साधनों की कमी थी, इसलिए इन दोनों कारणों से बंगाल के जो प्रांतपति होते थे, चाहे वो सल्तनत के अधीन हो सल्तनत के बाहर, ये लगभग एक तरीके से स्वायत्त सत्ता का ही उपयोग करते थे, स्वायत्त सत्ता का सुख भोगा करते थे। क्योंकि आपने देखा कि जब भी दिल्ली के सुल्तान पहुंचते थे, तो यहाँ के प्रांतपति इनकी बातों को मान लेते थे, यदि पिछला इतिहास याद है। और जैसे ही सुल्तान बंगाल से वापस गए, फिर यहाँ के प्रांतपति उपद्रव करके सत्ता दिल्ली सल्तनत की मानने से इनकार कर देते थे। जैसे आपने बलबन के समय में भी देखा, इल्तुतमिश के भी समय में देखा, और उससे पहले भी देखा था। तो इस दूरी का लाभ और संचार साधनों की कमी के कारण क्या था कि बंगाल लगभग दिल्ली सुल्तानों से अलग ही रहा। यहाँ के प्रांतपति जो थे, जिसको दिल्ली सुल्तान भी नियुक्त करते थे, एक स्वायत्त सत्ता का उपयोग करते थे। और जब दिल्ली के सुल्तानों की स्थिति कमजोर पड़ने लगी, जैसे कि मैंने बताया कि दिल्ली में के सुल्तानों के विघटन की स्थिति जो है मोहम्मद बिन तुगलक से शुरू होती है, फिरोज के तुगलक के समय और बढ़ती है, तैमूर के आक्रमण ने कहते हैं कि दिल्ली के सुल्तानों में जो है सो अंतिम जो प्रहार था वो कर दिया, और उसके बाद सल्तनत फिर कभी संभल नहीं पाया। हालांकि सिकंदर लोधी ने उसको कुछ संभालने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इन्हीं अराजक राजनीतिक परिस्थिति में बंगाल भी धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और दिल्ली की जो नाम मात्र की भी उसके ऊपर प्रभुसत्ता होती थी, उस जुए को उखाड़ फेंका, और एक स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना होती है। तो अब एक स्वतंत्र बंगाल राज्य की जो स्थापना होती है, तो यहाँ के कुछ शासकों के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे कुछ शासक के बारे में, जो प्रमुख शासक होंगे, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, जैसे पहले हम लोग करते आए हैं। तो बंगाल में सबसे पहले कौन हो जाएंगे? फखरुद्दीन मुबारक शाह, यहाँ का एक शासक हो जाएगा फखरुद्दीन मुबारक शाह। तो फखरुद्दीन मुबारक शाह का जो शासन काल है, इसके बाद बंगाल के इतिहास में जो शासन काल है शमसुद्दीन इलियास शाह का, शमसुद्दीन
इलियास शाह। तो शमसुद्दीन इलियास शाह जो है बंगाल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में जाना जाता है। इनके बारे में चर्चा होगी डिटेल से। इलियास शाह के बाद यहाँ पर भी एक शासक बनते हैं जिनका नाम है सिकंदर शाह। सिकंदर शाह का शासन काल आता है। सिकंदर शाह के शासन काल के बाद यहाँ पर गयासुद्दीन आजम शाह का शासन काल आता है। गयासुद्दीन आजम शाह का शासन काल आता है। आजम शाह, गयासुद्दीन आजम शाह के शासन काल के बाद यहाँ पर फिर से एक महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह का शासन काल आता है। अलाउद्दीन हुसैन शाह, अलाउद्दीन हुसैन शाह। और अलाउद्दीन हुसैन शाह के शासन काल के बाद यहाँ पर नुसरत शाह का शासन काल आता है। यह भी एक नुसरत शाह का शासन काल आता है। और नुसरत शाह के शासन काल के बाद जो है महमूद महमूद शाह का शासन काल आता है। ये ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से बंगाल के इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण शासक मिलते हैं। तो इसको क्रम में भी कभी-कभी पूछा जाता है। ये याद रखेंगे कि फखरुद्दीन मुबारक शाह है, शमसुद्दीन इलियास शाह, सिकंदर शाह, गयासुद्दीन, अलाउद्दीन, नुसरत शाह, महमूद शाह। इसमें बीच में कुछ छोटे-छोटे शासक भी हुए होंगे, लेकिन उनका हमें कुछ खास वर्णन नहीं मिलता, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा है। लेकिन ये प्रमुख शासक है, एक क्रोनोलॉजी के रूप में जो मेन शासक है, इनको आप ध्यान में रखेंगे। अब इसमें जो कुछ प्रमुख शासक है, उसके बारे में हमें जानने की जरूरत है। और जैसे मैप पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बंगाल का जो राज्य है, तो यहाँ पर बंगाल का राज्य हो जाएगा। इनके बगल में जौनपुर का राज्य है पश्चिम में, इनके दक्षिण में उड़ीसा का गजपति और गंगवंश, और पूर्व में यहाँ पर कामतापुर का राज्य है। ये कंडीशन ध्यान में रखने की जरूरत है। तो फखरुद्दीन जो मुबारक शाह है, ये बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक, ये याद रखेंगे। बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक इसे माना जाता है, राज्य का संस्थापक। और बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक हो गया फखरुद्दीन मुबारक शाह। लेकिन इसके बारे में हमें कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है, ये याद रखेंगे। बंगाल के इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है वो कौन है? शमसुद्दीन इलियास शाह है। तो शमसुद्दीन इलियास शाह के बारे में हम अगले पेज में जिक्र करते हैं, स्पेस लेके, ताकि आपको अच्छी तरीके से इलियास शाह, ये जो शमसुद्दीन इलियास शाह है, शमसुद्दीन इलियास शाह के समय में बंगाल के इतिहास के बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले शमसुद्दीन इलियास शाह के द्वारा क्या किया जाता है कि लखनौती और सोनारगांव पर अधिकार किया जाता है। लखनौती और सोनारगांव, राज्य विस्तार की नीति के तहत लखनौती और सोनारगांव पर कब्जा करता है। और लखनौती और सोनारगांव पर कब्जा करने के बाद उसी को केंद्र बिंदु बनाकर अपना शासन शुरू करता है। और इसके बाद इसके समय में क्या होता है कि साम्राज्य विस्तार करना यह शुरू करता है। तो अब यहाँ से क्या करता है कि जब ये अपना राज्य लखनौती और सोनारगांव पर कब्जा कर लेता है, उसके बाद ये पश्चिम की ओर अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू करता है। तो पश्चिम की ओर जो अपना ये साम्राज्य विस्तार करना शुरू करता है, इस क्रम में यह तिरहुत पर अधिकार कर लेता है। तिरहुत जो बिहार के दरभंगा और कुछ नेपाल का एरिया हो जाएगा, तिरहुत पर अधिकार कर लेता है। यहाँ पर एक चंपारण का एरिया जो आज भी बिहार में आता है, चंपारण क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। और न केवल चंपारण क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है, बल्कि पूर्वी यूपी में अवस्थित गोरखपुर क्षेत्र पर भी अधिकार कर लेता है। जब गोरखपुर क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है, तो इसके बाद क्या होता है, शमसुद्दीन इलियास शाह के समय में फिरोज शाह तुगलक शासक होता है। एफएसटी से इसका क्या होता है, यानी फिरोज शाह तुगलक से दिल्ली सुल्तान, यानी कि यहाँ से दिल्ली सुल्तान से एफएसटी से संघर्ष की शुरुआत होती है। और जब एफएसटी से संघर्ष की शुरुआत होती है, तो एफएसटी इस संघर्ष के क्रम में जो बंगाल की राजधानी पांडुआ थी, बंगाल की राजधानी पांडुआ तक पहुंच जाता है इलियास शाह का पीछा करते करते, यानी कि इलियास शाह एक तरीके से पराजित होता है
और बंगाल की राजधानी जो पांडुआ होती है उस समय, पांडुआ तक उसका पीछा करता है। लेकिन इलियास शाह क्या करता है कि बांग्लादेश में अवस्थित उस समय एक जगह है जिसका नाम था, एक किला था, एक दाला के किले में चला जाता है। ये यहाँ के शासकों के छुपने का एरिया बना लिया था इन लोगों ने। एक दाला के किले में शरण ले लिया और कब काफी लंबे समय तक पांडुआ की घेराबंदी करने के बाद भी जब इलियास शाह ने आत्मसमर्पण नहीं किया, तो अंत में क्या होता है, दोनों के बीच एक मित्रता की संधि हो जाती है। दोनों के बीच क्या होती है, दिल्ली के सुल्तान और इलियास शाह के बीच एक मित्रता की संधि हो जाती है। और इस मित्रता की संधि के तहत क्या होता है कि कोसी नदी को सीमा मान लिया जाता है। जो पूर्वी बिहार में आज एक नदी प्रवाहित होती है, कोसी नदी को दोनों की सीमा मान लिया जाता है। कोसी नदी को सीमा क्या मान लिया जाता है, तो इस मानचित्र पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग कोसी नदी का प्रवाह है जो गंगा की सहायक के रूप में आती है। ये कोसी नदी हो जाएगा, इस कोसी नदी को इधर मान लिया गया दिल्ली सल्तनत का एरिया और इधर मान लिया गया था एक तरीके से बंगाल का एरिया। तो कोसी नदी को सल्तनत की सीमा मान ली गई। इस मित्रता की संधि का लेकिन क्या हुआ कि इलियास शाह ने दूसरे प्रकार से लाभ उठाया। दूसरे प्रकार से क्या लाभ उठाया, जब दिल्ली के सुल्तानों के साथ इसकी संधि हो गई और उधर से आक्रमण का भय टल गया, इलियास शाह को पूर्व की ओर विस्तार करने का अवसर मिल जाता है। और इस पूर्व की ओर विस्तार करने का अवसर लेकर इलियास शाह क्या करता है कि अपने राज्य के सीमा से लगे जो कामतापुर का राज्य था, कामतापुर के राज्य पर अधिकार कर लेता है। तो इस कामतापुर राज्य पर अधिकार अर्थात ये जो संधि इलियास शाह के द्वारा की गई थी एफएसटी के द्वारा समय, यह बेसिकली एक कूटनीतिक संधि थी। और इलियास शाह यह जानता था कि यदि हम इधर गए और तब तक यदि दिल्ली के सुल्तान आ गए तो बंगाल पर वो अधिकार कर लेंगे। तो इस संधि का लाभ सबसे अधिक उन्होंने ही उठाया और जो है सो इस तरीके से कामतापुर राज्य पर अधिकार कर लेता है। एक बार फिर से यहीं पर मैं इस कड़ी को कर लेता हूँ कि आपने देखा है पिछले पेज में, ताकि आपका क्लियर रहे यहाँ पर विजन एक बार और। आप देख रहे हैं कि इलियास शाह के बाद बंगाल के इतिहास में सिकंदर शाह का शासनकाल है। तो जब बंगाल का विस्तार होने लगता है तो फिरोज शाह तुगलक का एक और आक्रमण होता है। किसके समय में होता है, सिकंदर शाह के समय में, यानी कि इलियास शाह के बाद जो शासक बनेगा सिकंदर शाह के समय में फिरोज शाह तुगलक का एक और आक्रमण होता है। कहाँ पर, बंगाल पर आक्रमण होता है। और जिस तरीके से जब यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण होता है सिकंदर शाह के समय में, तो जिस तरीके से इलियास शाह एकदाला के किले में शरण लिया था, उसी तरीके से सिकंदर शाह भी फिर से क्या करता है, भाग कर एकदाला के किले में पूर्वी बांग्लादेश में अवस्थित एकदाला के किले में जाके शरण ले लेता है। और जब एकदाला के किले में शरण ले लेता है तो फिर वो पराजित नहीं कर पाता है, लेकिन यहाँ से लेकर 200 वर्षों तक लगभग बंगाल दिल्ली सल्तनत से किसी भी प्रकार के प्रतिरोध का सामना करना नहीं पड़ा, क्योंकि सिकंदर फिरोज शाह तुगलक के बाद आप देखते हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत भी छोटे छोटे शासक, छोटे छोटे काल, और किसी ने बंगाल की ओर अभियान करने का प्रयास नहीं किया। क्योंकि फिरोज तुगलक के बाद जो तुगलक वंश में अबू बकर का शासन काल है, फिर उसके बाद आप देखते हैं कि जो नासिरुद्दीन का शासन काल है, सैयद वंश में 4 छोटे-छोटे शासक और फिर लोदी वंश में 3 शासक। किसी ने भी बंगाल की तरफ अभियान नहीं किया था। तो लगभग 200 वर्षों तक, यहाँ से लेकर लगभग 200 वर्षों तक क्या होता है कि बंगाल लगभग स्वतंत्र एक राज्य के रूप में अपना बिहेव करता है। और यहाँ पर 200 वर्षों के बाद लगभग फिर किसके साथ संघर्ष होता है, तो उस संघर्ष की शुरुआत होती है 1538 ईस्वी में जाके। और 1538 ईस्वी में जो बंगाल के शासकों का संघर्ष होता है वह किसके साथ होता है, तो अफगानों के साथ शुरू होता है। और अफगानों के साथ जो संघर्ष शुरू होता है इसका नायक कौन था, शेरशाह था। तो इसके साथ भी और कुछ मुगल बादशाह हुमायूं के समय में भी बंगाल के शासकों का संघर्ष होता है। यानी कि हुमायूं और शेरशाह पैरेलल समय के हैं इनके समय में। इन 200 वर्षों में बंगाल अपना विस्तार करता है और अपना राज्य बनाते हुए जाता है।
तो ये सिकंदर इलियास शाह के शासन काल में एक आक्रमण और दूसरा आक्रमण सिकंदर शाह के समय में। और इलियास शाह के समय की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो मैंने आपको बताया कि लखनौती और सोनारगांव पर कब्जा, किस तरीके से पश्चिम में प्रसार, फिर फिरोज शाह से संघर्ष, फिर संधि, संधि का लाभ उठाकर कामतापुर राज्य पर अधिकार और संधि के तहत कोसी नदी दोनों राज्य की सीमा। और फिर एक और फिरोज का आक्रमण होता है किसके समय में, तो सिकंदर शाह के समय में। और फिर जब सफलता नहीं मिलती है तो फिरोज का अंत के बाद दिल्ली के सुल्तानों की ऐसी हैसियत भी नहीं रह गई कि वो बंगाल की ओर फिर से अपना कदम बढ़ाएं। तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है। अब शमसुद्दीन इलियास शाह के बाद जो सिकंदर शाह शासक बनता है बंगाल के इतिहास में, इनके समय की जो एक सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि इन्होंने पांडुआ, जो बंगाल के शासकों की राजधानी हुआ करती थी, पांडुआ में एक प्रसिद्ध मस्जिद का निर्माण कराया जिसका नाम है अदीना मस्जिद या आदीनी मस्जिद। आदीनी अदीनी या आदीनी मस्जिद का इन्होंने निर्माण कराया था। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है सिकंदर शाह के समय में कि पांडुआ के आदीनी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो कौन हो जाएंगे, सिकंदर शाह हो जाएंगे। अब फिर से आपको एक बार पिछले पेज पर लिए चलता हूं ताकि आप, तो हम लोग अभी तक बंगाल के इतिहास में फखरुद्दीन मुबारक शाह, शमसुद्दीन इलियास शाह को जान चुके हैं, सिकंदर शाह को जान चुके हैं। अब जो यहाँ का एक महत्वपूर्ण शासक है वो है गयासुद्दीन आजम शाह है। तो गयासुद्दीन आजम शाह के समय में क्या क्या चीजें होती है और किस तरीके से बंगाल का इतिहास करता है वो आप इस पेज पर देख लीजिए। तो कौन हो गए, आजम शाह, जो बंगाल के अगले शासक हो जाएंगे आजम शाह का। तो आजम शाह जो शासक था, एक बेसिकली क्या था कि ये न्याय प्रिय शासक था, ठीक ना, एक न्याय प्रिय शासक के रूप में जाना जाता था, न्यायप्रिय शासक के रूप में जाना जाता था, न्यायप्रिय शासक था। और न्यायप्रिय शासक के साथ भी क्या था कि विद्वानों का भी आश्रयदाता था। इसने अपने दरबार में पारस के कवि पारस के कवि जिसका नाम है हाफिज सिराजी को आमंत्रित किया था। हाफिज सिराजी को आमंत्रित किया और हाफिज सिराजी ने इसकी प्रशंसा भी की है। हाफिज सिराजी ने इसकी प्रशंसा भी की है। और तीसरा जिसके समय के सबसे महत्वपूर्ण चीजें वह यह है कि आजम शाह ने 1409 ईस्वी में 1409 ईस्वी में चीन अपना एक दूत मंडल भेजा था। चीन दूत मंडल भेजा था, तो ये याद रखेंगे। और चीन जब दूत मंडल भेजा तो जाहिर सी बात है कि इस दूतों के आदान प्रदान से मूल उद्देश्य क्या रहा होगा कि कुछ व्यापार वाणिज्य की वृद्धि हो जाए। 1409 में दूत भेजने के बाद क्या होता है कि लगभग 1410 ईस्वी में आजम शाह की मृत्यु हो जाती है। आजम शाह की मृत्यु, और आजम शाह की जो मृत्यु होती है तो इसके बीच में कुछ समय के लिए, यानी आजम शाह की मृत्यु के बाद एक हिंदू जमींदार राणा गणेश के द्वारा, हिंदू जमींदार राणा गणेश के और उनके वंशजों के द्वारा, ये हिंदू जमींदार थे, हिंदू जमींदार, तो कुछ समय के लिए इनका शासन काल आ जाता है। राणा गणेश जो हिंदू जमींदार थे, इनके द्वारा शासन किया जाता है, बंगाल पर अधिकार कर लिया जाता है। और ये जो राणा गणेश था इसने एक टाइटल धारण की थी जिसका नाम है दनुज मर्दन। दनुज मर्दन की इसने उपाधि धारण की थी। और फिर बहुत लंबा समय है नहीं राणा का शासनकाल, आप देख रहे हैं 1410 में आजम शाह की मृत्यु होती है, इसमें शासक बनता है। और 1418 ईस्वी में जाकर राणा गणेश की भी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, जिसने दनुज मर्दन की उपाधि धारण की थी। और इसके बाद क्या होता है कि उसका पुत्र, जो राणा गणेश का पुत्र है, कुछ समय के लिए राणा गणेश का पुत्र बंगाल पर आक्रमण करता है। लेकिन अगला जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है वह है जो, तो इन हिंदू के शासनकाल एक संक्षिप्त काल का शासनकाल है। और बेसिकली राणा गणेश का जो पुत्र और उसके जो उत्तराधिकारी शासन करते हैं वो भी इस्लामिक नाम धारण करके ही आगे शासन चलाते हैं, ये ध्यान में रखेंगे।
लेकिन बंगाल के इतिहास में जो अगला सबसे महत्वपूर्ण शासक है, जिसके समय में बंगाल ने काफी प्रसिद्धि प्राप्त की थी, और वो शासक कौन है? आप देख रहे हैं कि अलाउद्दीन हुसैन शाह है। और अलाउद्दीन हुसैन शाह का जो बंगाल में शासन काल है, एक महत्वपूर्ण पड़ाव बिंदु माना जाता है, और वह महत्वपूर्ण पड़ाव बिंदु जो है कई दृष्टिकोण से है। तो अगला शासक हो गए बंगाल के इतिहास में अलाउद्दीन हुसैन शाह। तो अलाउद्दीन हुसैन शाह के शासनकाल में तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि अलाउद्दीन हुसैन शाह जो है 1493 ईस्वी में शासक बना था, और 1493 ईस्वी में जो ये शासक बना था अलाउद्दीन हुसैन शाह, बेसिकली अपने अमीरों के सहयोग से शासक बना था। अमीरों के सहयोग से यह शासक बना था। और जब अपने अमीरों के सहयोग से शासक बनता है, तो इसने एक उदार प्रशासनिक नीति की शुरुआत की। अलाउद्दीन हुसैन शाह के द्वारा उदार प्रशासनिक नीति अपनाई जाती है, और न केवल उदार प्रशासनिक नीति अपनाई जाती है, बल्कि इसके द्वारा धार्मिक सहिष्णुता की नीति भी अपनाई जाती है। धार्मिक सहिष्णुता की नीति, और न केवल धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई जाती है इसके द्वारा, बल्कि अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय में राज्य विस्तार के भी प्रयास होते हैं। राज्य के विस्तार के भी प्रयास होते हैं। तो ये 3 पॉइंट के सहारे आपको अलाउद्दीन हुसैन शाह को समझना है। एक उदार प्रशासनिक नीति, धार्मिक सहिष्णुता की नीति, और फिर इनके समय में कुछ कल्चरल जो चीजें हैं वो भी आ जाएगा। तो प्रशासनिक नीति के अंतर्गत क्या करता है कि सबसे पहले प्रशासन में हिंदुओं को भी ये स्थान देते हैं। मैंने कई बार आप लोगों को इसमें बताया हिंदुओं को स्थान। ये मध्यकालीन भारत के जितने भी राज्य थे, यदि 1-2 राज्यों को छोड़ दिया जाए, तो अधिकांश, और 1-2 शासकों के एक्सेप्शन में छोड़ दिया जाए बाद में, तो अधिकांश शासकों ने अपने प्रशासन में हिंदुओं को स्थान दिया था। तो प्रशासन में हिंदुओं को स्थान दिया, और इसका उदाहरण है कि वैष्णव धर्म को मानने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम है रूपा और सनातन। वैष्णव धर्म को मानने वाले व्यक्ति रूपा और सनातन अलाउद्दीन हुसैन शाह के दरबार में उच्च पद पर विराजमान था। ये उच्च पद को धारण किए हुए था, तो हिंदुओं को भी इन्होंने अपने प्रशासन में स्थान दिया था। दूसरा, इनके समय में क्या होता है कि अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय में, जैसे मैंने कहा कि ये जो अलाउद्दीन हुसैन शाह हैं धार्मिक जीवन में चले जाएंगे, इन्हीं के समय में चैतन्य महाप्रभु हुए थे, यानी कि ये चैतन्य के समकालीन थे। चैतन्य महाप्रभु का समय है, जिन्होंने बंगाल में एक तरीके से वैष्णव विचारधारा, और वैष्णव विचारधारा के अंतर्गत भी कृष्ण विचारधारा को इन्होंने काफी लोकप्रिय वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो चैतन्य महाप्रभु का जो है वो काल है इसके समय में, और इन्होंने एक धार्मिक सुधार आंदोलन भी चलाया था हुसैन शाह ने, जिसको हम लोग सत्य पीर आंदोलन के नाम से जानते हैं। सत्य पीर आंदोलन। तो अलाउद्दीन हुसैन शाह धार्मिक सुधारक के रूप में भी आए, और इन्होंने एक सत्य पीर आंदोलन को चलाया। इन्होंने कुछ टाइटल भी धारण की थी, जिसमें एक टाइटल था जगत भूषण। अलाउद्दीन हुसैन शाह का एक टाइटल हमें दिखाई देता है, तो उस टाइटल में एक टाइटल था जिसको हम लोग कहते हैं जगत भूषण की उपाधि इसने धारण की थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे, जगत भूषण की उपाधि धारण कर की थी। और अलाउद्दीन हुसैन शाह को यहाँ के लोग कृष्ण का अवतार मानते थे। यहाँ के लोग कृष्ण का अवतार मानते थे, क्योंकि उस समय वैष्णव धर्म के अंतर्गत कृष्ण भक्ति विचारधारा का प्रचार प्रसार भी काफी अधिक हो रहा था। सत्यपीर आंदोलन भी उन्होंने चलाए थे, इसलिए इनको कृष्ण का अवतार माना जाता था। फिर इन्हीं के समय में अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय में क्या हुआ कि मालाधर बसु एक लेखक हुए, मालाधर बसु। और मालाधर बसु ने एक ग्रंथ की रचना की जिनका नाम है श्री कृष्ण विजय। मालाधर बसु ने एक ग्रंथ की रचना की, श्री कृष्ण विजय, और इस ग्रंथ की रचना के कारण मालाधर बसु को
अलाउद्दीन हुसैन शाह ने एक उपाधि दी जिसका नाम है गुनराज खां। तो इनको गुनराज खां की उपाधि थी मालाधर बसु, जिन्होंने श्री कृष्ण विजय की रचना की थी। इसको याद रखेंगे, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, भी है, आपसे पूछा जाएगा। अब अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय में क्या होता है कि राज्य विस्तार के भी प्रयास किए जाते हैं। तो इसके समय में फिर से एक बार सोनारगांव और बांग्लादेश में चटगांव तक विस्तार की नीति अपनाई जाती है। चटगांव जो बंदरगाह का क्षेत्र था, तो सोनारगांव और चटगांव तक बंदरगाह करने की नीति। और इसके समय में उड़ीसा के गंग शासक, जो बंगाल के दक्षिण में उड़ीसा के गंग शासक के साथ संघर्ष होता है, और बाद में भी आगे के शासकों काल में भी उड़ीसा के शासकों के साथ संघर्ष होता है। हुसैन शाह के द्वारा, अलाउद्दीन हुसैन शाह के द्वारा क्या गया था, पुरी और कटक तक आक्रमण किया जाता है। पुरी और कटक तक आक्रमण किया जाता है, पुरी और कटक तक का आक्रमण करते हैं। और साथ ही जब आपने देखा था कि जो बंगाल के इतिहास में शमसुद्दीन जो आजम शाह का शासन काल था, और आजम शाह के शासन के बाद जो राणा गणेश के हिंदुओं का शासन काल आया था, तो उस संक्रमण के दौर में कामतापुर राज्य फिर से एक बार बंगाल के हाथों से निकल गया था। तो इन्होंने क्या किया, अहोम के सहयोग से फिर से कामतापुर राज्य पर जीत लिया। यानी कि अहोम जो कामतापुर राज्य के पूर्व में थे, आपको मैप पर दिखाया, उस मैप को याद कीजिए, दिमाग में लाइए मेंटल मैप। तो अहोम के सहयोग से कामतापुर राज्य को फिर से ये जीत लेता है, कामतापुर राज्य को जीत लेता है। तो इस तरीके से बंगाल के इतिहास में अलाउद्दीन हुसैन शाह का जो शासन काल है, राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, उदार प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, और जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी उसके दृष्टिकोण से भी क्या है, महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट जो बंगाल के इतिहास में शासक है वह है नुसरत शाह। तो नुसरत शाह के शासन काल में कुछ खास नहीं, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसी के समय में, नुसरत शाह के समय में महाभारत का बांग्ला अनुवाद हुआ था। महाभारत का बांग्ला अनुवाद इसने कराया था, महाभारत का बांग्ला अनुवाद। तो ये प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि बंगाल के किस शासक के समय में महाभारत का बांग्ला अनुवाद हुआ था। तो नुसरत शाह के समय में हुआ था। और नुसरत शाह के ही समय में जो गौड़ क्षेत्र था, आपको याद होगा गौड़ नरेश शशांक बंगाल में, तो गौड़ में इन्होंने दो, एक बड़ा सोना मस्जिद का निर्माण कराया और दूसरा कदम रसूल मस्जिद का निर्माण कराया। तो दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं पीटी के हिसाब से कि गौड़ में इन्होंने बड़ा सोना मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण कराया था। और फिर महमूद शाह के शासन काल में क्या होता है कि जैसे मैंने पहले ही बताया, 1538 में आकर इस पर शेरशाह का नियंत्रण हो जाता है। और शेरशाह का शासन काल आपको जानते हैं कि 1545 तक रहता है। उसके बाद लगभग 10 वर्षों तक उसको उत्तराधिकारियों द्वारा शासन किया जाता है, और फिर मुगलों का अधीन आता है। तो मुगलों के अधीन भी बंगाल कई बार आएगा, कई बार बाहर जाएगा, कुछ इस तरीके से स्थिति बनती है। तो इस तरीके से बंगाल का इतिहास रहा, और बंगाल के इतिहास को आप याद रखेंगे, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बताया है। अब जो कुछ छोटे छोटे राज्य थे उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अभी तक हम लोग कौन कौन से राज्य को कर चुके हैं, कश्मीर अब कवर हो चुका है, मेवाड़ आपका कवर हो चुका है, गुजरात आपका कवर हो चुका है, मालवा कवर हो चुका है, जौनपुर हो चुका है, बंगाल कवर हो चुका है। बहमनी और विजयनगर अलग से दोनों का करेंगे, अगले क्लास में करेंगे। अभी कुछ और जो छोटे छोटे वंश उत्तर भारत में, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, तब फिर हम आपको बहमनी और विजयनगर के बारे में लेकर चलेंगे। तो अन्य जो कुछ छोटे छोटे राजवंश हमें दिखाई देते हैं या राज्य दिखाई देते हैं उत्तर भारत में, वो कौन कौन सा है और किस तरीके से है, तो वो आप देख लीजिए। अन्य छोटे राज्यों में यहाँ पर हमें एक सिंध का राज्य दिखाई देता है। और सिंध का जो राज्य है, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप कुछ फैक्चुअल चीज जान लीजिए। और देखिए, हमने जो आपको पढ़ाया है प्रांतीय राज्य, सबको एक इंटीग्रेशन की प्रक्रिया तक पढ़ाया है।
आपको याद होगा कि आप मेवाड़ पढ़े थे, तो मेवाड़ भी क्या होगा, अंत में मुगलों के साथ उनका संघर्ष होगा। गुजरात राज्य भी हमने दिखाया कि अंततः अकबर के समय में क्या होता है, जीता जाता है और मुगलों के अधीन आता है। मालवा भी अंततः अकबर के समय जीता जाएगा, मुगलों के अधीन आएगा। कश्मीर भी अंततः आप देखेंगे कि अकबर के द्वारा जीता जाता है, कि उसके बाद जो मैंने आपको बताया जैनुल आबदीन, जैनुल आबदीन के बाद कुछ शासक आते हैं, हुमायूं के समय में भी वहां पर एक शासक है। बाद में हुमायूं के बाद क्या होता है, हुमायूं तो अभियान करता नहीं है, वहां पर चक कबीले का शासन आ जाता है कश्मीर में। और चक कबीले के शासन काल में ही वहां का शासक होता है एक यूसुफ चक। उसके समय में कश्मीर पर अकबर के समय में नियंत्रण मुगल काल या मुगल का अधीन वो आ जाता है। बंगाल भी मुगलों का अधीन कुछ आएगा, कुछ नहीं, जौनपुर आ ही जाता उत्तर भारत में। और सिंध भी आएगा अकबर के अधीन। फिर उसी तरीके से आप देखेंगे उड़ीसा सबका भी क्षेत्र अकबर के अधीन आ जाएगा। तो हर एक राज्य को हमने एक इंटीग्रेशन तक आपको पहुंचाया है, ये ध्यान में रखेंगे। अध्ययन की ये एक तरीके हैं कि बीच में मैंने आपको कहीं नहीं छोड़ा है कि फिर आपको लगेगा कि ये राज्य कहाँ पर चला जाएगा। तो वो हमने आपको हर एक को दिखाया है कि ये मुगलों के अधीन फिर से एक बार एक भारतीय साम्राज्य के अंतर्गत, एक छत्र राज्य के अंतर्गत आ जाएगा। यही आप अभी सिंध के इतिहास में भी देखेंगे। तो सिंध के इतिहास में सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ पर ताहिर का राज्य था, याद होगा। इस पर हमें ज्यादा चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। दाहिर के राज्य के बाद क्या होता है कि यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आक्रमण किया जाता है, तो अरब का शासन काल आता है। अरबों के शासन काल के बाद आपको दिखाया होगा गजनबी के समय में यहाँ पर इस्माइल मुसलमानों का शासन था। इस्माइल मुसलमानों का शासन, इस्माइल मुसलमानों के शासन के बाद यहाँ पर क्या होता है कि कुछ समय के लिए सुम्र वंश का शासन काल आता है। ये याद रखेंगे, सुम्र वंश का शासन काल आता है। सुम्र वंश के शासन काल के बाद यहाँ पर सम्मा वंश का शासन काल आता है। सम्मा वंश का शासन काल आता है। और सम्मा वंश के शासन काल के बाद यहाँ पर एक और वंश आता है जिसको अर्गुन वंश कहते हैं। ये सिंध के इतिहास का वंशावली क्रम है। ये तो वैसे भी कहीं आपको मिलेगा नहीं, जनरली मिलता नहीं है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बीपीआई है, इसको याद रखेंगे खासकर वंशावली क्रोनोलॉजी में समझने के लिए कि दाहिर का शासन, फिर अरब का शासन, फिर इस्माइली मुसलमानों का, फिर सुम्र वंश, फिर शम्मा वंश और फिर आर्गुन वंश। तो आर्गुन वंश के समय में क्या होता है कि यहाँ पर अंतिम रूप से क्या होता है कि 15वीं शताब्दी के अंत में बाबर के द्वारा भी यहाँ पर अधिकार किया गया था, बाबर द्वारा भी, लेकिन यह अस्थायी रूप से रह नहीं पाता है। अस्थायी रूप से कब होता है, तो अंतिम समय में आर्गुन वंश का एक शासक जिसका नाम है जानी बेग, जानी बेग के समय में सिंध क्या होता है कि अकबर के अधीन आ जाता है, अकबर के अधीन आ जाता है, अकबर के अधीन आ जाता है। वैसे सिंध के इतिहास में इसके बीच में जो इस्माइली मुसलमान कौन थे, कौन राजा हुए, ये हमें जानकारी नहीं मिलती है बहुत। सुम्र वंश के केवल वंश के बारे में है कि हाँ सुम्र वंश का शासन था, फिर शम्मा वंश, फिर आर्गुन वंश। और फिर हमें मिलता है कि कुछ समय तक ये बाबर के अधीन भी रहा था, लेकिन जब बाबर भारत पर आक्रमण कर रहा था उस समय, लेकिन फिर बाबर के हाथ से भी निकल जाता है, हुमायूं को उधर जाने का अवसर नहीं मिला। तो फिर अकबर जब उत्तर भारत में साम्राज्य स्थापित करता है, तो विस्तार की नीति की जब अपनाई जाती है, तो अकबर का अधीन फिर से एक बार सिंध भारतीय राज्य में शामिल हो जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। पूर्व में यहाँ पर क्या है कि गंगा डेल्टा से लेके गोदावरी डेल्टा तक के बीच का जो ये उड़ीसा और कुछ तटीय क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी का, यहाँ पर उड़ीसा का राज्य था, ठीक है ना। और उड़ीसा के राज्य में जाते नहीं, दो चीज याद रखेंगे कि उड़ीसा में इस काल में, जिस काल की हम लोग जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर हमें एक गंग वंश का शासन दिखाई देता है। और गंग वंश के बाद यहाँ पर गजपति वंश का शासन काल आता है। तो जो गजपति वंश का शासन काल आता है, तो गजपति वंश का जो है ना, इनका दक्षिण भारत के शासकों के साथ संघर्ष होता है। और गजपति वंश का जो दक्षिण भारत के शासकों, क्योंकि गजपति वंश की सीमा मिलती थी यहाँ पर, आगे आप देखेंगे यहीं पर बहमनी साम्राज्य होता था। और बहमनी के दक्षिण में और गजपति की सीमा से लगे हुए यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य होता था।
तो गजपति शासकों का जो संघर्ष होता था, एक संघर्ष इनका विजयनगर के शासक के साथ जो इनके सीमा से लगे थे दक्षिण में, दूसरा इनका संघर्ष बहमनी के साथ होता था और तीसरा इनका संघर्ष आंध्र के क्षेत्र में जो एक रेड्डी का शासन था, रेड्डी वंश का शासन क्षेत्र, उनसे भी इनका संघर्ष हमें दिखाई देता है। और विजयनगर के शासन काल में जब कृष्णदेव राय का शासन काल आता है तब भी इधर आक्रमण की जाती है और गजपति वंश के एक प्रमुख शासक हैं जिनका नाम है पुरुषोत्तम गजपति। पुरुषोत्तम गजपति, इस पुरुषोत्तम गजपति के शासन काल में गजपति वंश के राज्य क्षेत्र का काफी विस्तार होता है, ये ध्यान रखें। और उड़ीसा के इतिहास में ये इतिहास प्रसिद्ध गजपति नरेश जाने जाते हैं। और जब गजपति वंश का भी पतन हो जाता है आगे चलकर, तो जब गजपति वंश का पतन होता है तो 1568 में आकर क्या होता है कि इस पर बंगाल के अफगान शासक का कब्जा हो जाता है, बंगाल के अफगानों का कब्जा हो जाता है, ये याद रखेंगे। क्लियर है? और पूर्व में जो दो राज्य आपको बताया जो असम के क्षेत्र में होता था, तो असम के क्षेत्र में एक पश्चिमी असम में होता था यहाँ पर कामतापुर का राज्य, जो मैंने आपको बताया। और कामतापुर का जो राज्य होता था, अभी आपने देखा है कि अलाउद्दीन हुसैन शाह के द्वारा इसको जीत लिया गया था। और कामतापुर के बगल में यहाँ पर एक राज्य था जिसको हम लोग कहते हैं अहोम राज्य, कहते हैं अहोम राज्य। तो कामतापुर राज्य जो थी, इसकी राजधानी जो थी असम को ही कहा जाता था उस समय, प्रागज्योतिषपुर। प्रागज्योतिषपुर, ये प्रागज्योतिषपुर कामतापुर के राज्य की राजधानी थी। और अहोम जो था ये मूल रूप से, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया होगा कि अहोम मूल रूप से म्यांमार के क्षेत्र में रहने वाले एक मंगोल थे और मंगोलों के द्वारा यहाँ पर अहोम राज्य की स्थापना की गई थी। और 16वीं शताब्दी में धीरे धीरे कोच कबीले के लोगों का यहाँ पर क्या होता है कि कोच कबीले के लोगों का आगमन होता है, उनके द्वारा राज्य का विस्तार किया जाता है और कई भागों में बांट दिया जाता है। यही एक जो अहोम राज्य शासक थे उनका नाम है सुंगमुंग। सुंगमुंग इनका नाम है और सुंगमुंग ने एक टाइटल धारण की थी जिसका टाइटल था स्वर्ग नारायण। स्वर्ग नारायण की इन्होंने टाइटल धारण की थी और इसके समय में जो है अहोम काफी शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभर कर आता है। और आपने देखा है कि अहोम का बंगाल के शासकों के साथ मित्रवत संबंध है और इसी मित्रवत संबंध का लाभ उठा के इन्होंने कामतापुर राज्य पर अधिकार भी कर लिया था। बाद में ये पूरा असम का क्षेत्र भी क्या होगा कि मुगलों के अधीन लाए जाने के प्रयास किए जाएंगे, अकबर के अधीन भी और औरंगजेब के अधीन भी कूच बिहार और असम के क्षेत्रों पर अभियान करने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरीके से उत्तर भारत के ये राज्य हमें दिखाई देते हैं। और अब जब आपने उत्तर भारत के राज्यों का अध्ययन कर लिया है तो इसमें लगभग हमने जितने भी छोटे बड़े राज्य थे सभी को आपको बता दिया है। यहाँ पर देखिए दो चीजें ध्यान रखेंगे, जब भी क्षेत्रीय राज्य से मेंस में आपके लिए प्रश्न बनेगा तो क्षेत्रीय राज्य के अंतर्गत जो सांस्कृतिक विकास हुआ है, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हुआ हो, फिर कला और स्थापत्य के क्षेत्र में हुआ हो, उसी के ऊपर पूछेगा। तो जब क्षेत्रीय राज्य के अंतर्गत कला और साहित्य या स्थापत्य कला और कला के विकास पर लिखेंगे तो आप हर एक राज्य को एक एक पैराग्राफ में लिखने का प्रयास करिएगा। कश्मीर के अंतर्गत जैसे मैंने जैनुल आबदीन के बारे में बताया, जौनपुर के अंतर्गत जो विकसित हुआ स्थापत्य और कला साहित्य उसके बारे में, बंगाल के अंतर्गत जो हुआ, फिर आप चले जाएंगे मालवा के अंतर्गत जो हुआ, जो गुजरात के अंतर्गत हुआ, जो मेवाड़ में राणा के अधीन हुआ था, उन सभी को आप पैराग्राफ बना बना के लिखेंगे मेंस में। और ये आ सकता है कि मध्यकालीन भारत में क्षेत्रीय राज्य के अंतर्गत कला और स्थापत्य के विभिन्न पहलुओं पर जो विकास हुआ उसके बारे में आप हमें बताइए। और फिर पीटी का प्रश्न यहाँ से बन सकता है, पीटी का तो बहुत सारा प्रश्न बन सकता है। कश्मीर के इतिहास से मैंने पहले भी बताया कि जैनुल आबदीन और सिकंदर शाह से पूछा जा सकता है। मेवाड़ के इतिहास में राणा सांगा और राणा कुंभा से पूछा जा सकता है। गुजरात के इतिहास में आपने देखा है कि महमूद बेगरा के शासनकाल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। मालवा के संदर्भ में जो हुसंग शाह का शासनकाल है, वहां पर बाज बहादुर और जो उनकी पत्नी रूपमती है जो बहुत ही प्रसिद्ध नर्तक थी,
और मालवा के शासकों के समय में जो धार और मांडू में कई सारा स्थापत्य का निर्माण हुआ, उसके बारे में जो मैंने बताया वो आपसे पूछा गया तो आप उसको लिखेंगे। तो इसी तरीके से जो अन्य राज्य हैं, बंगाल में भी आपने देखा है, इसको आप लिखेंगे। तो उत्तर भारत के क्षेत्रीय राज्य मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है। और इन दोनों वीडियो को, जो पहला वीडियो है और दूसरा, आप इसको देखिएगा। देखने के बाद वीडियो को पॉज कर करके अपना नोट्स बना लीजिएगा, और नोट्स बना लेंगे तो पीटी में भी आपके लिए ये एरिया सिक्योर हो जाएगा कि मैंने इतना एक्सटेंसिव करके ये क्षेत्रीय राज्य पढ़ा दिए हैं कि पीटी में यदि प्रश्न आएगा तो वो भी इस सेक्शन से बाहर नहीं जाएगा, मेंस में आएगा तो वो भी इस सेक्शन से बाहर नहीं जाएगा। इवन कि जिनका ऑप्शनल पेपर होगा उनको भी यदि ये देख के और इसका नोट्स बना लेंगे तो उनके लिए ऑप्शनल पेपर में भी जो ये क्षेत्रीय राज्य हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब अगले क्लास में हम आपके लिए बहमनी और विजयनगर पर लाएंगे। जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ा एरिया है, इसमें एक बहमनी पर एक क्लास पूरा लेंगे और फिर 2 क्लास कम से कम आपका विजयनगर पर होगा, क्योंकि विजयनगर का प्रश्न हमेशा से यूपीएससी में रहा है। स्थापत्य कला के क्षेत्र से और संगीत साहित्य का जो विजयनगर के शासन काल में प्रगति हुई थी उसके ऊपर हमेशा प्रश्न रहा है। और वैसे भी आप चाहे स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, उसके प्रश्न को देखते होंगे और उसके नेचर को समझते होंगे। आप देखते होंगे कि चाहे वो प्राचीन काल हो या मध्यकाल हो, सांस्कृतिक इतिहास से प्रश्न ज्यादा होते हैं, राजनीतिक इतिहास कम पूछता है। लेकिन जानकारी एक बार होनी चाहिए, इसलिए हमने हर एक आपका राजनीतिक इतिहास बताया है और सांस्कृतिक, और वो भी एक फॉर्मेट के माध्यम से पॉइंट वाइज बताया है। तो आप उसी पॉइंट फॉर्मेट के हिसाब से अपना नोट्स बना लेंगे। और फिर अगले क्लास में हम आपके लिए लेकर आएंगे बहमनी और विजयनगर के संदर्भ में। तब तक यदि आप या आपके दोस्तों में से कोई अनअकैडमी के जीएस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करें तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। यदि आप प्लस कोर्स 1 सालों का या 2 सालों का भी लेते हैं तो भी आप मेरा रेफरल कोड यूज करें, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी प्रकार यदि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था कि क्या बेनिफिट है, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 12 मंथ का लें या 24 मंथ का लें, आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करें, आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और फिर आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और ऑप्शनल पेपर का आप अलग से सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पर भी आप चाहे 12 मंथ का लें, 24 मंथ का लें, मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तब आप प्लस कोर्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर और सामान्य अध्ययन के जटिल सेक्शन में आप प्लस कोर्स में मेरे साथ जुड़ सकते हैं, उसमें मार्गदर्शन ले सकते हैं, अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। और सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठा सके। और सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। अगले वीडियो में हम आपके लिए बहमनी विजयनगर के बारे में लेकर आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।